ja kein Mensch da. Ich sitz mich auf das Bankerl hin, packt Wurst und Brot gleich aus. Gleich schaut da bei den Fensterjungs zu als Gesichterl raus. Ein Randhof komm ich drauf, als was ich mir gewünscht hab, aber wieder auf einmal war. Du, dass ich das Dirndl jetzt krieg, da muss ich jetzt was tun. Ja, muss was tun. Lederhosen, stramme Wadeln, auf dem Bergraden und ein Dirndl abradeln. Lederhosen, stramme Wadeln, auf dem Bergraden und ein Dirndl abradeln. Ja, und oft denk ich mir, aber ich muss singen, das war eine gute Idee. आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद FM 91.1 पर। मैं हूं आपके साथ किशोर। मैं हूं आपके साथ किशोर नंगरानी। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद FM 91.1 पर। आज है 20 दिसंबर 2020 और आपके साथ हूं मैं किशोर नंगरानी। और आप आज का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं FM 91.1 पर और साथ ही साथ रेडियो मनपसंद ऐप पर। अगले 2 घंटे तक मैं आपके साथ रहूंगा। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आएगा। आप हमसे बातचीत कर सकते हैं 0414-527-962 पर टेक्स्ट कर सकते हैं और अगर चाहें तो हमें स्टूडियो पर फ़ोन कर सकते हैं 6287-4348 पर। 2020 करीब करीब समाप्त होने वाला है और इस वर्ष को जहां तक कहा जाए, समाप्त होने की बात की जाए तो अपने आप में ये एक अनोखा साल था और इंतज़ार कर रहे हैं कि ये साल कब ख़त्म होगा और नया साल आएगा। और नए साल में हम आपके साथ हो सकता है कि नया साल जो है 2021 का नया वर्ष अच्छा वर्ष होगा 2020 के मुकाबले। लेकिन फ़िलहाल तो देख रहे होंगे, आप अपनी छुट्टियों की तैयारियां कर रहे होंगे कि किस तरह से इस क्रिसमस की छुट्टियां मनाई जाएं। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है जिस तरह की हालात हैं यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया में लग रहा था कि हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन सहसा एक ऐसी सिडनी में जो हालात देखने को मिल रहे हैं उनसे ऐसा लग रहा है कि अभी हालात पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं हैं और फिर से स्थिति थोड़ी सी ख़राब हो रही है और लगता है कि हॉलीडे आपको यहीं पर मनाने पड़ेंगे, जो कि कैनबरा में। शायद दूसरी जगहों पर जा सकते हैं क्योंकि कैनबरा में हम थोड़े बहुत लकी हैं और संभावनाएं कहीं क्वींसलैंड, तस्मानिया इत्यादि वगैरह जाने की संभावनाएं होंगी।
आशा है आप इन छुट्टियों को बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे और फ़िलहाल तो अगर नहीं जा सकते तो आप अपना रेडियो मनपसंद FM 91.1 पर यहाँ पर सुन सकते हैं। समय तो इस समय चल रहा है अपना एक तरह से क्रिसमस की छुट्टियां जो होती हैं, मौज मस्ती की छुट्टियां होती हैं, एक तरह का माहौल होता है जिसमें आप पूरा आनंद उठा सकते हैं। लेकिन इस बार लगता है कि ये आनंद पूरी तरह से नहीं उठाया जा रहा है, जैसा कि कोरोना वायरस की थोड़ी सी समस्याएं हैं। लेकिन ये जॉयफुल स्पिरिट तो बनी रहनी चाहिए। आज के कार्यक्रम में कोशिश रहेगी कि ये थोड़ी सी जॉयफुल स्पिरिट बनी रहे। आपने देखा जाए तो जरा थोड़ा सा मुश्किल है अगर आप भारतीय टीम्स के फ़ैन हैं तो एक अपने आप में कल आपने जो क्रिकेट टेस्ट मैच देखा होगा वो काफ़ी निराशाजनक था। भारतीय टीम ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया और ये रिकॉर्ड कोई गौरव की बात नहीं है। लोवेस्ट स्कोर भारतीय टीम ने किया है अपने इतिहास में और ये लोवेस्ट स्कोर 36 का स्कोर काफ़ी शर्मनाक स्कोर रहा है। आशा है आप इस शौक से उबर रहे होंगे। भारतीय टीम नहीं जीत पाई कोई बात नहीं, लेकिन हमारे भारतीय यहाँ पर अपने ऑस्ट्रेलिया में तरह तरह के अन्य क्षेत्रों में अपनी जीत करते रहते हैं। और ऐसी ही एक जीत हमारे एक इंस्टीट्यूशन है एक तरह का जो यहाँ पर कहा जाए दाना इंडियन रेस्तरां। उस इंस्टीट्यूशन दाना रेस्तरां ने काफ़ी सारे प्राइजेस जीते हैं। उनके मालिक जो हैं एक दंपति हैं, कपल हैं, जैसा कि आप जानते हैं, जो इस रेडियो मनपसंद पर पहले भी आ चुके हैं, संजय कुमार और सुनीता कुमार। वो उन्होंने बहुत ही एक तरह से एक इसको इस्टेब्लिश किया है और आज उनसे बातचीत करेंगे। जो इन्होंने अवार्ड्स जीते हैं, शेफ़ ऑफ द ईयर, बिजनेस वूमेन ऑफ द ईयर, लोकल बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर, बेस्ट इंडियन रेस्तरां 2020 बहुत मुश्किल साल रहा होगा कई लोगों के लिए, लेकिन दाना की इस टीम के लिए ये साल मुश्किल नहीं रहा है। उन्होंने अपनी सफलता हासिल की है कड़ी मेहनत और परिश्रम से। आज उनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य विषयों पर भी बातचीत होती रहेगी। गूगल सर्चेस जो बताती हैं कि इस साल क्या हुआ, उन पर भी हम देखते रहेंगे। और इसके अलावा बातचीत करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिनका जन्मदिन था 25 दिसंबर को है और उनके इस जन्मदिन पर उन्हें हम याद करेंगे। तो दोस्तों बहुत कुछ है आज के कार्यक्रम में, सुनते रहिए और लगे रहिए। आइए सुनते हैं एक गीत क्रिसमस की इस स्पिरिट पर, जो कि हिंदी में एक तरह का गीत है, वो आपके लिए लेके आए हैं। हम सुनते हैं ये पहला गीत क्रिसमस पर। अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो 62874348 पर हमसे बात कर सकते हैं या टेक्स्ट कर सकते हैं 0414527962 पर। सभी खिलौने लेकर आया हूँ,
आता है सेंटा क्लॉज आता है, एक हिरन की बग्गी पर गीत सुनाता आता है सेंटा क्लॉज आता है। नन्हे मुन्ने बच्चे जिस दम सुबह सवेरे जागेंगे, नन्हे मुन्ने बच्चे जिस दम सुबह सवेरे जागेंगे, और तकिए के नीचे से लेके खिलौने भागेंगे। अपना अपना पैकेट खोले, झूम झूम के सबसे बोले क्या, मेरी क्रिसमस ला ला ला, जाता है सेंटा क्लॉज आता है, अगले साल जल्दी जल्दी वापस आता है। जाता है सेंटा क्लॉज आता है, अगले साल जल्दी जल्दी वापस आता है। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद FM 91.1 पर। मैं हूं आपके साथ किशोर नंगरानी और आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद ऐप और FM 91.1 पर। अगर आप किसी बारे में बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, 0414527962 पर टेक्स्ट कर सकते हैं या 62874348 पर हमसे बात कर सकते हैं। जैसा कि बात हुई 2020 जो है एक अजीबोगरीब साल था और यह वर्ष एक उथल पुथल का वर्ष था और इस उथल पुथल के वर्ष में गूगल सर्चेस जो होती हैं वो भी उथल पुथल वाली थी। हर साल गूगल आजकल जो है अगर देखा जाए तो हमेशा गूगल के पास ही जाते हैं। हर साल गूगल सर्चेस जो है अपना पब्लिश करती हैं कि किस तरह के सवाल पूछे गए। आइए सुनते हैं उस पर एक वार्ता कि इस वर्ष 2020 में लोगों ने गूगल पर क्या ढूंढा। आज का युग गूगल का युग है। हर समस्या का हल बताता है गूगल। वर को वधु से मिलाए पंडित गूगल, वधु को वर से अलग कराए वकील गूगल, हर बीमारी का इलाज बताता है डॉक्टर गूगल, गुमराह को राह दिखाता है गूगल और हर सवाल का जवाब देता है गुरु गूगल। हर साल की तरह गूगल जो है एक अपना सर्चेस का रिजल्ट बताता है कि लोगों ने गूगल से कौन से सवाल पूछे इस पूरे साल में। जहां तक 2020 का सवाल है, ये तो एक उथल पुथल का वर्ष था और ये उथल पुथल भारत और ऑस्ट्रेलिया की गूगल सर्चेस में भी देखने को मिला। इस अनोखे साल में लोग अपने अनोखे सवाल लेकर पहुंचे गूगल देव के पास। कोरोना वायरस के साल में पैंडेमिक और कोविड-19 की तलाश तो खूब जमकर हुई, मगर भारत की जनता को एक वायरस लगा हुआ है जिसका इलाज कोई वैक्सीन नहीं कर सकती, वो है क्रिकेट का वायरस। ये और बात है कि भारतीय क्रिकेट टीम थोड़ा सा आगे पीछे होती रहती है। आईपीएल इंडिया में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया था। इधर ऑस्ट्रेलिया में भी कोरोना वायरस पर गूगल काफी तलाश किया गया, परंतु उससे ज्यादा सर्चेस हुई यूएस इलेक्शन पर। जी हाँ, यूएस इलेक्शन हुए थे इस वर्ष। दुनिया और ऑस्ट्रेलिया बेताब थे कि सैनिटाइजर्स तो बाद में ढूंढेंगे, पहले इस यूएस इलेक्शन से थोड़ी सैनिटी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। और कुछ ऐसा ही हुआ। यूएस इलेक्शंस हुए, लोगों ने सर्चेस की खूब जमकर और यूएस इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी आए। ट्रंप साहब ये व्हाइट हाउस छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अगर छोड़ सकते हैं तो। और ये जमाना था, ये साल एक अलग साल था। ये साल कहा जा सकता है जूम का साल था।
जूम की इस साल खूब धूम मची। जहां देखिए वहां 2020 में मीटिंग्स भी जूम पर हो रही थी, योगा भी जूम पर हो रहा था, बॉलीवुड डांस क्लासेस भी जूम पर चल रही थी, फैमिली दूर दराज देशों में बैठे लोगों से बातचीत, लॉकडाउन में लोग बैठे हुए एक दूसरे से जूम पर मुलाकातें कर रहे थे। तो जूम की भी खूब जमकर तलाश हुई कि किस तरह से जूम किया जाए, कैसे किया जाए, और ये इसका स्थान जो है करीब चौथा स्थान था जहां तक सर्चेस का सवाल था। डॉक्टर गूगल तो जैसा कि बताया सभी बीमारियों के इलाज के बारे में बताता है, तो कोरोना वायरस के लक्षणों की तलाश भी ऑस्ट्रेलिया में 5वें स्थान पर थी गूगल पर। उधर भारतीयों को चिंता थी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की और इसकी तलाश कर रहे थे वे गूगल पर। 2020 में सीरिया, मिडिल ईस्ट की वार्स का नाम नहीं था, कहीं भी नामो नाम नहीं था, कोई लड़ाई नहीं हुई हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, मिडिल ईस्ट की। जो लड़ाई हुई सबसे ज्यादा वो थी सुपरमार्केट में की आइल्स में टॉयलेट पेपर्स के ऊपर जो युद्ध हुआ। इसमें अचरज की बात नहीं है कि गूगल में सबसे अधिक सवाल 2020 में जो पूछा गया वो था वेयर कैन आई बाय टॉयलेट पेपर। इसके बाद दूसरे नंबर पर सवाल था वेयर कैन आई बाय हैंड सैनिटाइजर्स, और तीसरे नंबर पर आया सवाल था वेयर कैन आई गेट टेस्टेड फॉर कोरोना वायरस। जी हाँ, टॉयलेट पेपर ज्यादा जरूरी था कोरोना वायरस टेस्टिंग से। और इस तरह की तलाशें खूब हुई तरह तरह की। कोविड-19 पैंडेमिक से अर्थव्यवस्था को भी तहस नहस हुई थी, और इसके बारे में सरकार ने ये स्टिमुलस पैकेज तो दिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी अनुमति दी कि लोग अपने सुपर से पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि सुपर होता है रिटायरमेंट के लिए। और इस छठे नंबर पे जो सवाल पूछा गया था, कैन आई एक्सेस माय सुपर और व्हेन कैन आई एक्सेस माय सुपर, तो ये सवाल काफी पूछा गया गूगल से। सुपर जो हालांकि उसके उद्देश्य तो ये होता है कि आपका रिटायरमेंट जो आपका कल हो वो अच्छा हो, और लेकिन जो सरकार ने ये रियायत दी कि आप सुपर से पहले पैसा निकाल सकते हैं, उसमें था कि लोगों को थोड़ी सी सहायता मिले। लेकिन कोरोना वायरस के जमाने में कल की किसको चिंता थी, सब लोग तो आज का मजा उड़ाने में लगे हुए थे। लोगों ने जमकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है सुपर फंड से गायब हो गए, अपने सुपर निकाले, और इन सुपर का इस्तेमाल जरूरी चीजों के लिए नहीं हुआ। सुपर इस्तेमाल हुआ हॉलीडेज के लिए, नई कारों के लिए, कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए, हर तरह की जो है लग्जरी चीजें उनके लिए काफी अच्छे से इस सुपर का इस्तेमाल किया गया। रिटायरमेंट होगा जब होगा देखी जाएगी। लॉकडाउन में लोग घर पर बैठे हुए थे और घर पर बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो इसमें जो है एक जोरदार फैड चला, लोगों को कुकिंग का शौक चल रहा है और तरह तरह की रेसिपीज की तलाश हुई। जो सबसे ज्यादा रेसिपी की तलाश हुई वो थी हैंड सैनिटाइजर्स कैसे बनाया जाए घर पर। सुपरमार्केट की शेल्फ में तो हैंड सैनिटाइजर्स काफी गायब ही हो गए थे, तो सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में इसकी सर्च हुई, हाउ कैन आई मेक हैंड सैनिटाइजर। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियंस जो है सार्डो ब्रेड बनाने के चक्कर में थे, स्पैगेटी बोलोनीज बनाने के चक्कर में, मैक्रोन और एंजे कुकीज से लेकर डालगोना कॉफी बनाने की तलाश कर रहे थे। डालगोना कॉफी क्या होती है मुझे मालूम नहीं था आज से पहले, लेकिन लगता है कि एक बहुत ही स्वादिष्ट कॉफी होती है जो कोरिया की होती है। कभी आप उसकी रेसिपीज अगर बताना चाहें तो बताइए। हमारे भारतीयों को सॉर्डो ब्रेड और स्पैगेटी से कोई मतलब नहीं। सबसे ज्यादा जो तलाश हुई वो हुई कि जलेबी कैसे बनाई जाए। जी हाँ, जलेबी घर पर कैसे बनाई जाए, और साथ ही साथ पनीर कैसे बनाया जाए, केक कैसे बनाया जाए, इस सब की तलाश हो रही थी। जहां तक जलेबी का सवाल है, मेरा सवाल तो रेसिपी उसको गूगल से पूछने के बजाय काका हाथरसी से पूछनी चाहिए। उनकी एक कविता थी, आए जब इंग्लैंड से भारत विलियम डंग, आए जब इंग्लैंड से भारत विलियम डंग, खाकर गरम जलेबियां डंग रह गए दंग, डंग रह गए दंग, बोले इसे कैसे बनाता, इसे कैसे बनाता, ताज्जुब है रस भीतर कैसे घुस जाता। बैरा बोला साहब इसे आर्टिस्ट बनाते, बन जाती तो इंजेक्शन से रस पहुंचाते, बन जाती तो इंजेक्शन से रस पहुंचाते। क्या खूबसूरत रेसिपी दी थी हमारे काका हाथरसी ने।
तो ये तो जलेबी बनाने के तरीके हुए। इसके अलावा जहां तक पर्सनैलिटीज का सवाल था, सबसे ज्यादा गूगल सर्चेस भारत और ऑस्ट्रेलिया में, जी हाँ, जो बाइडेन के बारे में हुई उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत में अर्नब गोस्वामी की भी काफी सर्चेस की गई गूगल के बारे में। अर्नब गोस्वामी एक सुसाइड केस के मामले में गिरफ्तार हुए थे। इसके अलावा भारतीयों ने रिया चक्रवर्ती, अंकिता लोखंडे, कंगना रनौत और ऑफ कोर्स बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम भी गूगल में काफी गूगल सर्चेस में छाए रहे। इसके अलावा दो और नाम भी गूगल सर्चेस में छाए रहे, और ये कोई रियल नाम नहीं थे, ये नाम नहीं, ये लेबल थे कुछ खास तरह के लोगों के लिए। ऑस्ट्रेलिया में ये नाम था कैरन। कैरन उन महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अपना हक हर जगह जमाने की कोशिश करती हैं और उल्टी सीधी डिमांड्स करती हैं, और किसी भी शॉप का कोई असिस्टेंट अगर पोलाइटली भी उनकी इस नाजायज मांग मानने से इनकार करता है तो वो तुरंत मैनेजर से बात करने की मांग करती हैं। ऐसे ही एक कैरन जो है बनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया में सुर्खियों में छाई थी जब उन्होंने बनिंग्स में फेस मास्क पर पहनने से इनकार करते हुए कहा, उस असिस्टेंट को बोली कि ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। तो ये कैरन के नाम की काफी सर्चेस जो है गूगल में हुई। और दूसरी ओर भारत में जो नाम छाया रहा सर्चेस में वो था व्हाट इज विनोद। और विनोद के पीछे भी अपनी एक अलग कहानी है। यूट्यूब चैनल एक है स्लेई पॉइंट, उसके अभ्युदय और गौतमी बहुत परेशान थे कि जो यूट्यूब पर जो कमेंट्स होते हैं भारतीय जो कमेंट्स मारते हैं वो बिल्कुल गार्बेज या कूड़ा कचरा होता है, उसमें कोई मीनिंग नहीं होती, कोई सरपैर नहीं होता, सब बकवास होती है। और एक ऐसे ही कमेंटेटर थे जो विनोद थारू हैं, वो हर जगह अपना कमेंट में और कुछ नहीं छोड़ते थे, बस विनोद लिखते थे। और विनोद जब उन्होंने एक बताया तो उसके बाद विनोद ऐसा वायरल हुआ, इसके इतने मीम बने, हर जगह विनोद 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 कमेंट्स दिखने लगे, उसके मीम बने। तो उसके बारे में भी काफी सर्चेज हुई, वेयर इज विनोद। तो जहां तक ये सब पर्सनैलिटीज का सवाल है, उसके अलावा फिल्मों के मामले में जो फिल्म सबसे ज्यादा भारत में देखी गई, ट्रेंड हुई गूगल पर, वो थी दिल बेचारा। दिल बेचारा ये सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म थी। सुशांत सिंह राजपूत की ने आत्महत्या की थी, बड़ी दुखद परिस्थितियां थी और इसकी वजह से ये फिल्म के बारे में काफी लोगों ने तलाश की। आइए सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म का एक गीत सुनते हैं। खुल के जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं, हंस के देखो ना लतीफा तुम्हें सुनाते हैं। उम्र के साल कितने हैं गिन गिन के क्या करना, बीत जाए ना गिनती में ही वरना। आओ फिल्मों के बेअदब गाने गाते हैं, हीरो आज हम तुम बन जाते हैं। खुल के जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं, हंस के देखो ना लतीफा तुम्हें सुनाते हैं। खुशियां तो रखी हैं पॉकेट में, कागज के नन्हे से पैकेट में। इनकी बिजली की तरह क्यों बचत करे बताओ ना, खर्च कर डालेंगे सारी आजिया ना। है महंगे दर्द बड़े और मुस्कान पाई हमने मुफ्त में। खुल के जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं, हंस के देखो ना लतीफा तुम्हें सुनाते हैं। उम्र के साल कितने हैं गिन गिन के क्या करना, बीत जाए ना गिनती में ही वरना।
में हो जाए रोमानी, यारी और चाहत के जो बीच की महीन सरहद है, पार उसको कर जाना दिल की बुरी आदत है। आसानी से आ जाए दो अनजान अखियों की गिरफ्त में, खुल के जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं, हंस के देखो ना लतीफा तुम्हें सुनाते हैं। उम्र के साल कितने हैं गिन गिन के क्या करना, बीत जाए ना गिनती में वरना। आओ फिल्मों के बेअदब गाने गाते हैं, हीरोइन हीरो आज हम तुम बन जाते हैं। खुल के जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं। ये गीत था फिल्म दिल बेचारा का, जो सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म थी। और सुशांत सिंह राजपूत जिनके बारे में हम बातचीत कर रहे थे कि उनकी दुखद परिस्थितियों में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, और 2020 में एक विषय वो काफ़ी चर्चा का विषय था। लेकिन फ़िलहाल तो चर्चा जो हो रही है वो हो रही है कल भारत की टीम जो है क्रिकेट में हारी। वो अपने आप में एक हार जिसे हम सभी भूलना चाहेंगे, खास करके भारत के फैंस। हर बार पिछले 30 साल से हम यहाँ पर जब भी भारतीय टीम आती है तो आशा करते हैं कि भारतीय टीम एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगी, और हम लोग बड़े जोश खरोश से वहाँ स्टेडियम्स में भी जाते हैं भारतीय टीम को प्रोत्साहित करने के लिए। लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती है जहाँ तक टेस्ट सीरीज़ का सवाल है। एक पिछली टेस्ट सीरीज़ जब वार्नर स्मिथ नहीं थे, विराट कोहली की टीम ने पहली बार वो टेस्ट सीरीज़ जीती थी, जहाँ तक मेरे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में रहने का सवाल है उस दौरान। और एक उम्मीद बनी थी इस बार भी कि विराट कोहली की टीम जो है काफ़ी स्ट्रांग टीम रहेगी और एक बार फिर ये टीम शायद इस टेस्ट सीरीज़ जीतेगी। और देखा जाए तो लेकिन कल जो है बड़ी घोर निराशा हाथ में लगी। भारत की पूरी पारी 36 रनों में सिमट कर रह गई। कोई बल्लेबाज भी दोहरा रन नहीं बना पाया। इससे पहले भारत का सबसे लोवेस्ट स्कोर था 43 रन। यह 1974 में हुआ था, यानी 46 साल पहले हुआ था। इसमें कम से कम एक प्लेयर ने, एकनाथ सोलकर ने डबल डिजिट 18 रन बनाए थे। लेकिन कल की पारी में किसी ने भी जो हाईएस्ट स्कोर था वो 9 रन था, वो मयंक अग्रवाल का। और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी। भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी तरह से घुटने टेक दिए। लगता है 2 दिन जो है, पहले 2 दिन भारतीय टीम ने काफ़ी अच्छी खासी बढ़त दिखाई थी और लग रहा था कि कल भारत की बल्लेबाज थोड़ी बहुत बल्लेबाजी करके एक ऐसी स्थिति में होंगे जहां पर वो टेस्ट जीत सकते हैं। लेकिन पैट कमिंस और जोश हेजलवुड की सटीक गेंदबाजी तो थी ही, और इस सटीक गेंदबाजी का सामना भारतीय बल्लेबाज बिल्कुल कर नहीं पाए। हालांकि बल्लेबाज जो हैं बड़े धुरंधर बल्लेबाज हैं, जहां तक भारतीय बैटिंग टीम है काफ़ी स्ट्रांग मानी जाती है, लेकिन पूरी तरह से कोलैप्स हुई और 36 रनों में ही सिमट कर रह गई। और ये अपने आप में बड़ा निराशाजनक था। और हालांकि भारत की टीम विश्व की श्रेष्ठ टीमों में से एक है, लेकिन इस तरह की पराजय जो है बहुत ही बड़ा शौक पहुंचाती है। और इस बारे में विराट कोहली बोले, जी नहीं, विराट कोहली ये नहीं बोले। विराट कोहली तो ये बोले कि to really reflect on what's happened today, but what can you say? It's very hard to put those feelings into words. I mean, we had a lead of 62 odd when we arrived today, and just collapsed completely. And as I said, it's very hard to find words to express how everyone's feeling in the change room. When you work hard for 2 days, you play some good cricket to get yourself in a good position, and then literally an hour you put yourself in a position where it's impossible to win. It really hurts, and we just were not. I think we didn't have enough intent batting today, and we
should have probably moved the game forward a little bit from the word go, because we knew it's a moving day, and to get 100 odd ahead with wickets in hand would have been a good position to be in. But it's something that needs to be reflected and learned from, and we need to put in better performances going forward. And do you credit the bowlers as well, just the areas that they bowled? Yeah, look, they bowled similar kind of areas in the first innings as well. But probably our mindset and intent was to get runs, even if it's ones and twos. Be in positions where you're solid base and you're looking to go towards the ball and score runs. At the same time, being disciplined. And to be honest, there were some good balls, but I don't think the ball did something drastic. In the morning, it was just the mindset that put us into positions where the ball took edges, and it was pretty evident in the way we went about things. Just losing one wicket after the other just created an atmosphere where you felt like runs are so difficult to come by now, and the bowlers obviously got more confidence and got a boost from that as well. And I think it was a combination of both lack of intent and consistent areas from the bowlers as well. Just how difficult is this now for you, knowing that you have to leave the team after a performance like this? Well, obviously, you want to be committed to the team's cause, and you want the team to perform really well. A result in this game would have been really nice. We really worked hard towards it in the first 2 days. But yeah, look, I'm pretty confident that the boys going forward will reflect on this, and they'll come out with a stronger performance on Boxing Day, and try to get a result our way so that the series gets more interesting. And I have no doubt that the boys will reflect and come out stronger in Melbourne. Is there any news on Mohammad Shami? Not really. He's going for a scan now. He was in a lot of pain, could hardly lift his arm. So we'll get the scans done, and then probably in the evening we'll know exactly what's happening. Okay, Virat, we'll let you go. Thank you very much for all your efforts on the tour, the limited overs, and also this test match as well, and wish you all the best for the birth of your first child as well. Thank you so much. Thank you. Walking down the street, concentrating on truck and right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw 4 faces, one mad, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Silver chain. He said, I'll give you $1. I said, you got to be joking, man. It was a present from my mother. He said, I like it, I want it, I'll take it off your hands and you'll be sorry. You cross me, you better understand that you're alone.
heard a dark voice beside me say, would you like something harder? She said, I got it, you want it. My harvest is the best, and if you try it, you'll like it. And wallow in a dreadlock holiday. Don't like Jamaica. Oh no, I love her. Hey, don't like Jamaica. Oh no, I love her. Oh yeah. Don't you walk through her words? You got to show some respect. Don't you walk through her words? Because you ain't that guy. I don't like cricket, oh no. I love it, dreadlock holiday. I don't like reggae, oh no. I love it, dreadlock holiday. Don't like Jamaica. आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद FM 91.1 पर। जी हाँ, भारतीय टीम, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव क्रिकेट। ये तो भारतीय फैंस के लिए थोड़ा सा कहना मुश्किल है कि आई लव क्रिकेट, खास करके आज के दिन जब भारतीय टीम की परफॉर्मेंस काफ़ी निराशाजनक रही। लेकिन जैसा कि कहा कि भारतीय केवल क्रिकेट के क्षेत्र में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में दूसरे क्षेत्रों में भी अपना नाम कमा रहे हैं, प्रसिद्धि बना रहे हैं। और आप कार्यक्रम के इंट्रोडक्शन में जैसा बताया कि हमारे साथ एक कपल जुड़ रहे हैं जिन्होंने एक अपने पूरे अवार्ड्स, कई सारे अवार्ड्स, एक नहीं कई सारे अवार्ड्स इस डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग ईयर में जीते हैं। और उनका नाम अनजाना नहीं है। अपने आप में उन्होंने दाना जो रेस्तरां शुरुआत की थी वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन बन गया है कैनबरा में, एक हम्बल बिगनिंग से लेकर आज वो पूरा फुल फ्लेज रेस्तरां है और कई सारे अवार्ड्स मिले हैं। तो मेरे साथ हैं संजय जी और सुनीता जी, संजय कुमार और सुनीता कुमार। आप दोनों का स्वागत है हमारे रेडियो कार्यक्रम में। नमस्कार किशोर जी, एंड शुक्रिया अब यहाँ बुलाने के लिए। एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू शेयर आवर जर्नी विद ऑल आवर लिसनर्स। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस हियर। जी हाँ, तो आप लोगों ने, मैं तो अवार्ड्स की गिनती करूं, भूल भी जाऊं तो जरा बताइएगा। शुरुआत करता हूं, सुनीता जी को जो है बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। पहली बार किसी भारतीय महिला को, इंडियन महिला को इस तरह का अवार्ड मिला है, उसकी बधाई सुनीता जी। धन्यवाद। और दूसरी ओर संजय जी, शेफ ऑफ द ईयर। खाना तो आपका कमाल का होता ही है, उसमें तो दो राय नहीं है और ये वेल डिजर्व्ड अवार्ड है। और साथ ही साथ आपको लोकल बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। थैंक यू वेरी और मच। साथ ही साथ सोने पर सुहागा कहा जाए वो ये है कि दाना को बेस्ट इंडियन रेस्तरां भी बनाया गया है, इस वर्ष का चुना गया है। जी, दाना हैज बीन तीसरी बार हमें ये खिताब मिला है। अच्छा। पिछले 3 साल से हमें ये अवार्ड मिल रही है रेस्टोरेंट एंड केटरिंग एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से। तो वी आर वेरी एक्साइटेड कि पहली बार होता है ना कि हो गया, मिल गया, लेकिन व्हेन यू कंसिस्टेंटली आपको वही अवार्ड बार बार मिल जाए तो लगता है कि हाँ, हम कुछ तो ठीक कर रहे हैं। जी हाँ, इसमें तो दो राय नहीं है। 3 वर्ष से लगातार अगर आपको ये अवार्ड मिल रहा है तो इसमें आई थिंक, एंड दूसरा अवार्ड जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा कंज्यूमर वोट अवार्ड। अच्छा। तो वो साल हमने पिछले साल जीता था अगेंस्ट वेरी वेरी नोन ओल्ड रेप्यूटेड रेस्टोरेंट्स, एंड इस साल वी वन दैट अवार्ड अगेन इन सेकंड ईयर इन रो। अच्छा। तो वो सिर्फ हमारे गेस्ट हैं, उनके सपोर्ट, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद की वजह से है। हाँ, और हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड है वो। जी। तो ये अवार्ड्स जो आपको मिले, एक के बाद एक जो मिलते गए, कैसा आपका रिएक्शन था कि ठीक है हम हमेशा रिवॉर्ड जीतते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, या एक्साइटमेंट था?
ओके, मैं शुरुआत करती हूँ अपने बिजनेस वुमन ऑफ द जी ईयर हाँ, अवार्ड उसके बारे में थोड़ा बताइए भी पहले। ये बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर जो अवार्ड है, कैनबरा वुमेन इन बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो विमेन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्री सेक्टर्स को एनकरेज करती है। तो ये मैं एप्लीकेशंस नॉमिनेशंस होती हैं, तो किसी ने मुझे 3 साल पहले नॉमिनेट किया था पहली बार जी। तो 3 साल से मैं ये एप्लीकेशन भर रही हूँ और 3 साल में मुझे शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया था। तो जब पहली बार इस साल शॉर्टलिस्ट हुआ तो लगा कि अच्छा चलो वी क्रॉस्ड वन हर्डल। तो एंड देन टू बी अनाउंस द विनर ऑन द नाइट, इनफैक्ट हम 2 कैटेगरीज में फाइनलिस्ट थे, बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर एंड स्मॉल बिजनेस ऑफ द ईयर। अच्छा। तो पहला अवार्ड जो अनाउंस हुआ था वो स्मॉल बिजनेस का था, तो उसमें मेरी नाम, हमारी दाना की नाम आई नहीं। अच्छा। तो हाँ, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था, लेकिन ये था कि हाँ एक और अवार्ड है जिसमें हम फाइनलिस्ट हैं, तो वेट करते हैं, शाम अभी है, अभी बाकी है। तो लास्ट अवार्ड था ये इवनिंग का एंड इट वाज एट द आर्बोरेटम। चीफ मिनिस्टर भी थे हमारे, एंड्रू बार, to distribute the finalist awards. And then when my name got announced, it was a moment of very very hard to describe. वो बोलते ना कि आंखों के सामने फ्लैशबैक हो जाता है। तो उस तरह का एक माहौल बन गया था, जहाँ पे पिछले 8-9 साल जब हम कैनबरा पहुंचे हैं 9 साल पहले, तब से लेके आज तक का वो पूरा एक फ्लैशबैक सा हो गया कि ऑल द स्ट्रगल्स, ऑल द हार्ड वर्क हैज काइंड ऑफ बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड इट्स पेड ऑफ। सो यस, इट वाज एन अनबिलीवेबल मोमेंट। बाद में पता चला कि आई एम द फर्स्ट इंडियन origin Australian woman to win the award, and that puts it's like a cherry on the cake. That's right, yeah. So it was an unbelievable experience. और उसके बाद जो हमारी इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स जाना तो एक वो अपना रिचुअल है, रिचुअल है, एंड देयर टू बी लॉट्स ऑफ विमेन कमिंग एंड सेइंग आपने हमारा इंडियन कम्युनिटी का नाम रोशन किया, एंड दैट इज अ ब्यूटिफुल फीलिंग। जी हाँ, वो फीडबैक मिलना, और न केवल अवार्ड आपका पर्सनल अवार्ड है, लेकिन साथ ही साथ पूरी कम्युनिटी के लिए एक तरह का गौरव बनना, वो अपने आप में एक अलग बात है। बहुत ही डिफरेंट फीलिंग था, क्योंकि सबने काफी लोगों ने प्रोत्साहित भी किया कि आपने यू रियली डन अस प्राउड, एंड एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल मोमेंट फॉर अस। जी। और जैसा ही कहा है कि जेंडर इक्वलिटी का जमाना है, आपको बिजनेस वुमन का अवार्ड मिला, आपको शेफ ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, थोड़े से रोल्स, ट्रेडिशनल रोल्स रिवर्स हो गए, लेकिन दोनों ही रोल्स दोनों ही अवार्ड्स जो है वेल डिजर्व्ड है। संजय जी, आप तो बताइए आपका शेफ ऑफ द ईयर अवार्ड के बारे में। शेफ ऑफ द ईयर एक्चुअली वेरी वेरी एक्साइटेड, उसमें कोई शक की बात नहीं है। ऐसे सुनीता ने बताया कि हम लगभग 8-9 साल पहले जब आए यहाँ पे, और हमारी सच से माइग्रेंट्स स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हैं, हम भी उन्हीं में से एक थे। कोई अलग हमारी कहानी नहीं है, लेकिन जब दाना शुरुआत हुई, 5 साल हो गए दाना को अभी एज ए ब्रांड। सो हमारा कोशिश हमेशा रहा है कि हम अपने इंडियन कुजीन को रिप्रेजेंट करें in the true form, not the standard which you get to see especially in Australia, standard Indian restaurants में। So हमारी कोशिश वही रही, और हर साल हमने कोशिश करते रहे कि हम अपना नया कुछ देते रहें। हमारे लिए वो जरूरी था कि हम जैसे जैसे नए मेन्यूज दिखा रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोगों को भी सीखने के लिए मिलता है। जी जी। As a chef, it is very important that you continue the journey of learning. There's no single day that we don't learn something new in the kitchen. जी हाँ। यही हमारी साथ में हमारे जो टीम, छोटी टीम है हमारी, यंग टीम, वो भी हैरान भी होती है और परेशान भी होती है कि एक सीखा था वो याद नहीं कर पाए, फिर नया कुछ और आ गया। आप कभी आराम नहीं देते उनको एक तरह से? बिल्कुल नहीं, बट इट्स हमारे लिए जर्नी अच्छी रही, एंड अवार्ड बीइंग शेफ ऑफ द ईयर फॉर ACT, ग्रेट फीलिंग फॉर श्योर कि
हम मेहनत करिए, बीन रिकग्नाइज्ड जी, एंड एवरी विन एक एक्सपेक्टेशन बढ़ाती है. अगेन आउट परफॉर्म करना पड़ता है. शेफ ऑफ द ईयर अगेन इज द फर्स्ट टाइम एन इंडियन रेस्टोरेंट शेफ हैज वन द अवार्ड. So that again is a moment of pride for us. अच्छा, ये पहली बार हुआ है कि इंडियन शेफ, इंडियन रेस्टोरेंट के शेफ को, रेस्टोरेंट के शेफ, because there are Indian chefs working in other places, other styles of food, but for an Indian restaurant owner and chef, this is the first of its kind again. So again a moment of pride for us for that. तो आप दोनों ने बताया कि आपकी जो है अवार्ड्स के बारे में और दाना की जर्नी के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन दाना की जर्नी से पहले आप दोनों की जर्नी, जो बैकग्राउंड के बारे में हम जानना चाहेंगे. सुनीता जी, आप शुरुआत करें. हाँ जी, आई ग्रू अप इन अक्रॉस द कंट्री इन इंडिया, लेकिन दिल से अगर पूछा जाए तो मैं बेंगलोरियन मानती हूँ अपने आप को. अच्छा. स्पेंट अ गुड पार्ट ऑफ माई ग्रोइंग अप ईयर्स इन बैंगलोर, फिनिश्ड माई एजुकेशन, संजय से मिली वहीं पे. अच्छा. वी स्टार्टेड आवर करियर्स आल्सो इन बैंगलोर, एंड देन जॉब शुरू होने के बाद वी ट्रैवल्ड अक्रॉस द कंट्री. वी लिव्ड इन बॉम्बे, लिव्ड इन कैलकाटा, दिल्ली, एंड आई स्टार्टेड माय करियर एज अ शेफ इन द आईटीसी ग्रुप. अच्छा. अभी लगता है कि बहुत 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 साल पुराना हो गया है, बट या वी आर टॉकिंग अबाउट 1994 में हमारी जर्नी एज अ करियर इट स्टार्टेड, एंड शॉर्ट बट स्वीट, लॉट्स ऑफ ब्यूटिफुल मेमोरीज ऑफ बीइंग अ शेफ. एंड देन आई ट्रैक चेंज हो गया हमारा, कॉर्पोरेट साइड चले गए थे हम, ट्रेनिंग, कस्टमर सर्विस. सो वर्कड इन places like Citibank, worked in Reliance, Airtel. My last job before I moved to Canberra was with a company called MTS India, which was a mobile telephony company. उन्होंने it was a pre-launch phase जब मैंने उनको join किया था as the head of training national, and then moved into a service and audit role वहाँ पे. That was the last corporate assignment I had. अच्छा, तो corporate side में थी आप. So after that यहाँ पे जैसे संजय ने बताया कि शुरू में जो सारी migrants जो आते हैं without सभी की कहानी एक तरह की है, स्ट्रगल और संघर्ष. स्ट्रगल और संघर्ष, बट उस तरह हम बोल सकते हैं कि वी बीन वेरी ब्लेस्ड. मेरी पहली जॉब ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद, ऑफ कोर्स 4 महीने लग गए बिफोर वी कुड फाइंड आवर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी. तो बहुत सारे रिजेक्शंस. My last memory of being rejected on various applications, or about 45 applications being rejected. फिर एक इंटरव्यू कॉल आया, बहुत ही एंट्री लेवल पोजीशन बोल सकते हैं, उसके लिए था. तो मैंने बहुत भारी मन से उसको अप्लाई किया था कि ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है. यहाँ पे भी शायद रिजेक्शन हो जाए, लेकिन एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे मेरी पहली नौकरी लगी ऑस्ट्रेलिया में. और कहते हैं कि सेरेंडिपिटी इज डेस्टिनी जो होता है. हमारे बॉस बहुत ही नेक इंसान थे. God bless him and rest his soul. He was like a father figure for us once I got that job. बहुत उन्होंने encourage किया. For almost 3 years दाना और full time job दोनों manage किया हमने. All thanks to his support. अच्छा. And then जब पहला award मिला 2017 में, तब जाके बोला कि नहीं, कुछ तो है दाना में. There is some magic that we can create with this. That's right. So then I quit my full-time job and moved into Dana full-time. अच्छा, तो 2017 में आपने तय किया कि full-time Dana. Full-time Dana. It was almost 3 years after we started Dana. अच्छा. और संजय जी, आपकी कहानी कैसी रही? कहानी बैंगलोर तक तो साथ ही रही. मैं बड़ा दिल्ली में स्कूल तक, फिर कॉलेज ज्वाइन करा, होटल मैनेजमेंट. देन आई ज्वाइन ताज ग्रुप होटल्स इन बैंगलोर. शेफ रहा मैं 5 साल, शेफ एंड द ट्रेनिंग मैनेजर विद देम. एंड देन ज्वाइन इंडियन एयरलाइंस एज केटरिंग मैनेजर. मेरी फिर पहली पोस्टिंग बॉम्बे में हुई.
वहाँ पे मैं 4 साल रहा बॉम्बे, फिर पोस्टिंग कलकत्ता में हुई, तो कलकत्ता रहा 3-4 साल कलकत्ता रहे हम लोग। उसके बाद मैं बॉम्बे आया पोस्टिंग, फिर दिल्ली पोस्टिंग हुई, तो हम ऐसे काफ़ी जगह घूमते रहे। साथ साथ वो आई थिंक उस टाइम लगता था कि घूम रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम घूमते रहे वहाँ के लोकल कल्चर, खाना हमने एंजॉय करा, सीखा, साथ रहे लोगों के, और वो आज हमारे से काम आ रहा है पूरी तरह से। यस। और फिर लास्ट मैं दिल्ली हेडक्वार्टर में था इंडियन एयरलाइंस, एंड देन वी डिसाइडेड टू मूव टू कैनबरा, एंड देन दाना की जर्नी शुरू हुई 2015 से। यहाँ मैंने पहली जॉब मेरी डोमिनोज में थी। अच्छा, डोमिनोज से शुरुआत हुई थी। मौसम डोमिनोज, हमारे गुड फ्रेंड आलमजीत भाटिया, उन्होंने मेरे को मौका दिया पहला। लगभग 4-5 महीने मैंने काम वहाँ पे करा, एंड देन एज वी सेड लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट। उस टाइम मैंने सोचा कि मैं चलो गेट बैक टू किचन विच आई ऑलवेज लव्ड। कुछ पसंद नहीं आया उस टाइम में, तो फिर मैंने सोचा कि हम ऑस्ट्रेलिया इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एज एवरीबडी सेज, कि मौका देती है ज़मीन यहाँ पे कुछ नया करने का। तो मैंने भी नौकरी ढूंढनी शुरू करी सब जगह पे। तो सेल्स की एक जॉब थी, सेल्स मैं कि कभी ज़िंदगी में नहीं करी है, कोशिश करके देखते हैं। एंड आई वॉज सेलेक्टेड। I was the first representative of the company called NCH now in Canberra. और धीरे धीरे शुरुआत काफ़ी मुश्किल रही मेरे को, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ नया था जी। मुझे फिशविक का रास्ता ढूंढने के लिए भी GPS लगाना पड़ता था। तो लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, कॉन्फिडेंस आया, स्किल सीखी नई, मैंने अपना टेरिटरी बढ़ाता गया, बिजनेस बढ़ा, मेरे कस्टमर बेस बढ़े। At one point last time I was traveling close to 5,500 kilometers every month. My area was from Griffith to entire South Coast. अच्छा, सेल्स बिजनेस में मैंने धीरे धीरे फैला दिया, ज़्यादा ही फैला दिया था। अच्छा। एंड देन जब दाना की शुरुआत हुई तो मैंने 1 साल जॉब और दाना शिपिंग कंटेनर मैनेज करा। तो 1 साल हमने विदाउट ब्रेक पूरे 1 साल काम करा हमने। अच्छा। उस टाइम दाना was used to operate from Thursday onwards. So Thursday, Friday, Saturday and Sunday we used to be open at Dana. And Monday, Tuesday he used to be on the field. Wednesday he used to start the kitchen. अच्छा। हाँ, तो पूरे more than almost year and a half almost कि हमने नॉन स्टॉप 365 days प्लस काम करा। फिर जब रेस्टोरेंट शिफ्ट हुआ देन कोशिश तो उस टाइम तो नहीं कर पाते थे हम लोग। देन आई क्विट माय जॉब एंड आई वाज फुल टाइम विद दाना। अच्छा। तो पहले दाना की स्टोरी से पहले मैं ये जानना चाहूँगा, दोनों को आपने शेफ का करियर एंड कुकिंग का करियर चुना, किस तरह से इंस्पायर हुए आप उसके लिए? मैं इंस्पायर हुआ मेरे नाना जी को देख के। अच्छा। मेरे नाना जी का घर जो खाने का गढ़ है दिल्ली देश का, चांदनी चौक जी, वहाँ पे था। तो मेरा बचपन सारी गर्मी छुट्टियाँ चांदनी चौक में बीती हैं। पराठे वाली गली में, पराठे वाली गलियों से गुजर के जाना और सारी गलियों में वहाँ पे खाना देखना और खाना, दैट वाज माय चाइल्डहुड। अच्छा। तो और नाना जी मेरे वेडिंग केटर थे, उनकी स्पेशलिस्ट जो इंडियन स्वीट्स जो हलवाई का काम था उनकी वो महारत थी। मैंने देखा अपनी आंखों से साथ में कि लोग पूरे इंडिया से वहाँ आते थे उनको बुक करने के लिए। अगर नाना जी अवेलेबल नहीं है तो शादी की डेट चेंज होती थी। अच्छा। मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा है उनको, उसकी जो उनका हाथ था। एंड वहीं से मेरी मिठाइयों की शुरुआत हुई। जो भी मैं मिठाई खाता हूँ, सुबह बूंदी खा के आया हूँ मैं। मीठा मुंह करके आए हैं। बिल्कुल। नहीं, मैं इनको अपना पर्सनल हलवाई बोलती हूँ। अच्छा। वो तो है।
और मीठा वैसे कम ही मीठा होगा, ऑस्ट्रेलियन स्टाइल का मीठा होगा। नहीं, जैसे होता है वैसे होना चाहिए। अच्छा दिल्ली वाला हल्का है तो हल्का मीठा, ज्यादा है तो ज्यादा मीठा। अच्छा, हम उसमें कंजूसी और ज्यादा नहीं करते, इंटरफियर नहीं करते, ज्यादा इनोवेशन उसमें नहीं है। फिर साथ में फिर मम्मी के साथ त्योहारों पे, दिवाली होली पे पूरियाँ बनती है ना, शक्करपारे, गुजिया बनी, तो मम्मी के साथ किचन में बैठ के मैं मदद करता था। तो वहीं से शुरुआत हुई मेरी। तो और फिर जैसे जैसे आगे बढ़े तो करियर मिलने का मौका बना, तो मैंने कि नहीं, अच्छा लगता था मुझे, एंड आई जॉइंड एज ए शेफ, एज ए करियर। सुनीता जी, आपकी कैसे कुकिंग में और शेफ में एज ए करियर, कैसे पैशन शुरुआत हुई, क्या बैकग्राउंड थी? आई थिंक पैशन वाज देयर। मुझे जहाँ तक पहला याद है, माय फर्स्ट चाइल्डहुड मेमोरी इज मी वांटिंग टू कुक। तो आई स्टिल रिमेम्बर, एक बार मम्मी पापा बाहर गए हुए थे, तो मैं किचन में छुप के गई और रोटी बनाने की कोशिश करी और सब्जी बनाने की कोशिश करी। फिर डर गई कि मम्मी पापा आएंगे तो खूब पिटाई होगी मेरी। तो उस टाइम पे कुक एंड सर्व के बहुत सुंदर सुंदर बर्तन होते थे, जो एनामल वाले, तो उसमें खाना डाल के मैंने शोकेस में रख दिया कि मम्मी पापा को पता नहीं चलेगा। अच्छा। ऑब्वियसली जल गया था, तो सब घर में बहुत खुशबू आ रही थी। तो आते ही पहले तो पिटाई हुई, फिर खाना पिटाई हुई। हाँ, पिटाई हुई। तो बड़ा मतलब इनकरेजमेंट होना चाहिए था। मैं शायद 8 या 9 साल की थी। तो उस टाइम ऑब्वियसली घर में तो गैस ही चलता था इंडिया में, और बिना किसी से पूछे, नो अडल्ट, मी एंड माय ब्रदर, वी स्नक्ड इनटू द किचन एंड मैंने बना दिया। पहले वो मेरी मेमोरी है, वहां से शुरुआत। और फिर जैसे इन्होंने कहा कि नाना को देख के मैं अपनी both my grandmothers, my first memories of me falling in love with the whole process of cooking was observing my grandmother's cooking छुट्टियों में। मतलब I come from a very typical South Indian conservative family, प्योरली वेजिटेरियन। नानी के घर में और दादी के घर में प्याज लहसुन तक भी नहीं आता था। अच्छा। सो दैट वाज द एनवायरनमेंट इन विच आई ग्रू अप। एंड मतलब मक्खन निकालना मथानी से, और इडली और डोसे का बैटर स्टोन में बनना, चटनियाँ वो जो बोलते हैं सिलबट्टे में बनना, तो वो सब देख के बड़ी हुई हूँ। और आई यूज्ड टू हेल्प, मुझे बहुत शौक था कि छुट्टियों में जब नानी अपना कमाल दिखाती थी, क्या बोलते हैं, पापड़ जैसे जो आइटम्स होते थे, समर टाइम में वो बनता था, फिर पिकल्स लगते थे, तो वो सब करने में मैं उनकी हेल्प करती थी थोड़ा थोड़ा। फिर देख देख के लगा कि मुझे भी कुछ खाना सीखना है बनाना। My dad's a fabulous cook. My mother, my late mother, was also a very good cook. Achha. But dad was, he loved his cooking. He was very passionate about it. अच्छा। So he, अभी भी उनका यही है, रोज WhatsApp पे पहला ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक का फोटोज आता रहता है। अच्छा। कि आज मैंने ये बनाया, ये खाया। तो he was very passionate. I think I get that passion from him. Not just cooking, but लोगों को खिलाने का जो पैशन है, जो प्यार से खिलाते हैं पापा जी, तो वो आई थिंक दैट्स द लव आई गॉट फ्रॉम देयर। एंड एज आई ग्रू अप आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस कि अच्छा, आई थिंक हम हैदराबाद में थे उस टाइम पे, और किसी 5 स्टार होटल पे लेके गए थे पापा, और तो वहाँ पे मैंने शेफ्स को देखा, बड़े बड़े वाइट कैप डाल के, और मैंने पूछा ये क्या है, ये कौन है? तो आई मस्ट हैव बीन 9, 10, 11 एट दैट टाइम। तो पापा ने समझाया कि ये शेफ हैं, ये होटल्स में खाना बनाते हैं। मैं कहा मैं भी बनूंगी। अच्छा। बस ऐसे ही मजाक में बोल दिया था, बट वो इट स्टेड इन माय माइंड। फिर बाद में पता चला कि होटल मैनेजमेंट करके कुछ होता है, वो एकदम बाय चांस मुझे पता चला। अच्छा। मैं गई थी मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ केरल इंजीनियरिंग कॉलेज का एप्लीकेशन उठाने के लिए, और उसी कैंपस में यहाँ बोर्ड देखा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट बेंगलोर। मैंने जाके पूछा क्या है, तो दे सेड कि ऑल इंडिया एग्जाम होता है, आप एग्जाम लिखो, अगर आप पास हो जाओगे तो शॉर्टलिस्ट करके आपको इंटरव्यू पे बुलाएंगे।
तब मुझे पता था मम्मी पापा मानेंगे नहीं, तो मैंने छुप के मैं आई थिंक 10th 11th से मैं काम समर हॉलीडेज में काम कर लेती थी, पैसे जमा लेती थी जस्ट फॉर शौक की वजह से। तो मैंने एप्लीकेशन भर दिया था और पास भी हो गई और इंटरव्यू का कॉल भी आ गया। तब टेलीग्राम होते थे, तो घर पे टेलीग्राम आया, तब जाके मम्मी पापा को पता चला कि मैंने ऐसा कुछ कांड किया हुआ है। आपकी बड़ी हिम्मत थी। हाँ, तो I was always a bit of a rebel. I hope my son is not listening to this. No, that's right. So yes, so that's how dad and mom found out कि मैंने ऐसा कुछ किया हुआ है। I had already joined university journalism और English literature का कोर्स शुरू कर दिया था मैंने। तब होटल मैनेजमेंट का कॉल आया and then I was very clear कि हाँ मुझे शेफ बनना है। So that's how it started. तो आप दोनों का लगता है कि और अधिकांश हमारे भारतीय परिवारों में ऐसा होता है कि वो जो ट्रेडिशन चली आ रही है कुकिंग की, और जो आपने बताया जैसे आपके नाना के हाथ का मैजिक और आपकी ग्रैंडमदर के हाथ का मैजिक जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और आपके साथ तो खूबसूरती ये है कि आपने उस मैजिक को अपने रेस्तरां में बदल दिया है और उसके साथ सारी दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं। अब हम उसके बारे में जानना चाहेंगे ब्रेक के बाद। दाना की स्टोरी कैसे हुई और कहाँ जहाँ आप पहुँचे हैं कैसे पहुँचे। लेकिन सुनते हैं आपकी पसंद का एक गीत, खैरियत पूछो, जो सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे का गीत है। आइए सुनते हैं। थैंक यू। साल है अंजाम है तय मेरा होना तुम्हें है मेरा जितनी भी हो दुनिया फिलहाल है ये दूरियां फिलहाल है। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारे नजरों के सामने मैं आता नहीं तुम्हारे मगर रहते हो हर पल मंजर में तुम हमारे इश्क से है मिला फिर दर्द से क्या गिला इस दर्द में जिंदगी खुशहाल है। ये दूरियां फिलहाल है। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा होना तुम्हें
कितनी भी हो दूरियां फिलहाल है, ये दूरियां फिलहाल है। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद FM 91.1 पर। समय करीब 11:05 हुए हैं और आपसे हम आज बातचीत कर रहे हैं अपने एक अवार्ड विनिंग कपल जो अपने यहाँ पर कैनबरा के संजय और सुनीता जी के साथ उनकी इंटरेस्टिंग और काफ़ी रिवॉर्डिंग जर्नी जो है उसके बारे में बातचीत हो रही है। अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 62874348 पर या टेक्स्ट कर सकते हैं 0414527962 पर और वो अपने सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस तो शेयर करेंगे। होपफुली दे विल शेयर सम सीक्रेट रेसिपीज़ आल्सो जो उनके खाने की जो है मैजिकल रेसिपीज़ है, न केवल अपनी ही वरन उनको जो पीढ़ी दर पीढ़ी से मिली है। अब आप दोनों ने दाना के बारे में बातचीत की और मुझे याद है दाना की जो बिगनिंग हुई थी वो एक कंटेनर मार्केट जो ACT गवर्नमेंट ने शुरू किया था कुछ समय पहले लेक पर, और वो अपने आप में एक अच्छा इनिशिएटिव था, बहुत ही अच्छी लोकेशन थी और वहाँ पर आपने जो खाना बनाना शुरू किया वो तो बहुत ही खूबसूरत खाना था। किस तरह से वो जर्नी शुरू हुई दाना की और आप जहाँ पर हैं उसके बारे में बताइए। कौन शुरुआत कर रहेगा, सुनीता संजय? We always say कि our journey started from a 40-foot shipping container. Very unusual. Very unusual. हाँ भी और नहीं भी, बिकॉज हमें पता था कि हम यहाँ जब आए 2 साल देखा कि रेस्टोरेंट्स में क्या हो रहा है, व्हाट टाइप ऑफ फूड, वी फेल्ट दैट साउथ इंडियन एंड रीजनल फूड वाज नॉट रिप्रेजेंटेड इनफ। वो एक हमने देखा कि एक गैप है मार्केट में जो कोई भी रेस्टोरेंट उस टाइम पे एड्रेस नहीं कर रहे थे। साउथ इंडियन कुजीन या स्ट्रीट फूड्स ऑफ इंडिया आल्सो वाज अंडर रिप्रेजेंटेड। तो हमने ऑलवेज यू से ना कि बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, क्योंकि हम जब पहुंचे कैनबरा तो पिछले मतलब पहला 3 हफ्ता जो था हम हमारे एक फ्रेंड के यहाँ पे रहे थे कर्टन में, less than 500 meters from where Dana is today. अच्छा। और जब हम रोड ड्राइव डाउन करते थे उस थियोडोर स्ट्रीट से, तो हम उस टाइम पे वो सिल्वर डेलीसियो हुआ करता था रेस्टोरेंट, तो बहुत सुंदर दिखता था बाहर से। एंड मैं हमेशा बोलती थी कि हाँ जी इटालियन रेस्टोरेंट, एंड इट हैड अ ब्यूटीफुल एम्बियंस फ्रॉम आउटसाइड, पीपल यूज्ड टू बी सिटिंग ऑन द डेक। और मैं हमेशा संजय को बोलती थी कि हमारा एक दिन ऐसा रेस्टोरेंट होना चाहिए। तो दैट वाज एक ख्वाब था। तो we always knew we wanted to start our own journey in food once we come to Australia at some point in time. We didn't know when, we didn't have any plan for that. तब जाके हमें ये पता चला कि there is this opportunity that had come up, shipping containers की। तो I said कि इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता हमें, क्योंकि scale was not very large. It was an ideal setting to test the different type of food that we wanted to present. Experiment also. हाँ जी, तो I always consider कि हमारा वो beta testing phase बोल सकते हैं आप। We wanted to do some very different food, and that gave us the best opportunity to do that, and that's what we started our journey with. And I think the place had I always say lot of हम जब पूछते हैं लोग कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, जैसे आपने पूछा, मैं हमेशा बोलता हूँ वो चार्म और चैलेंज दोनों साथ में था। चार्म लोकेशन का था, चैलेंज था डिफरेंट वेदर का। हर सीजन में वहाँ पे हमारे सामने शिपिंग कंटेनर के सामने आप खड़े हो, कड़ी धूप हो या ठंडी हवा चल रही हो लेक पे, आप वहाँ खड़े होकर काम कर रहे हो। तो चार्म चैलेंज दोनों साथ में हमने एंजॉय करे वहाँ के। एंड 11 महीने जो वो बात कही, लोकेशन वाज क्वाइट ब्यूटीफुल। हमें भी याद है सर्दी की जो है धूप में यहाँ पर आके अपने सुबह अपना वड़ा और इडली और डोसा, उसका कोई priceless. Absolutely yes. So charming and equally challenging for everybody. And by God's grace we were blessed. हमें काफी सबसे प्यार मिला और सपोर्ट मिली आगे बढ़ने की। और उसके बाद जब हमें लगा कि वो जगह
हमारे लिए छोटी पड़ रही थी, क्योंकि हम काफ़ी कुछ करना चाहते थे वहाँ पे खाने के लिए। फिर हमने जगह ढूंढनी शुरू करी, और हम फिर जैसे सुनीता ने बोला, हम लोग सोचते थे कि ऐसा एक रेस्टोरेंट होगा हमें, एंड वी लैंडेड अप इन द प्लेस विच वी सीन इन आवर फर्स्ट स्टेज ऑफ इनिशियल डेज ऑफ कैनबरा। हम वहाँ पहुँच गए जहाँ आज हैं हम कर्टिन में जी। और अभी हमें 4.5 साल हो गए हैं उस जगह पे। एंड एज यू सेड, इट्स ए यूनिक लोकेशन, बिल्कुल अलग है। जो काफ़ी हमारे गेस्ट नए आते हैं वो भी थोड़े परेशान होते हैं कि हम लोग सही रास्ते पे हैं कि नहीं, यहाँ कहाँ रेस्टोरेंट होएगा। अच्छा, रेजिडेंशियल एरिया, बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया, हाँ। एंड अगेन यूनिक लोकेशन एंड डेस्टिनेशन स्पॉट। लोग हम चाहते थे कि हमें ऐसी जगह मिले कि जहाँ आपको अपनी पार्किंग की चिंता ना हो, शॉपिंग ट्रॉली की चिंता ना हो, आप आए और सुकून से खाना खाएं, एंजॉय द एक्सपीरियंस एंड कम बैक अगेन। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा कंटेनर से लेकर रेस्तरां में जी, इसमें अपने चैलेंजेस आए होंगे, कोई आसान तो काम नहीं रहा होगा। बिल्कुल, यस एंड नो जी। एज ए सपोर्ट फॉर स्टार्टिंग ए बिजनेस, आई थिंक कैनबरा एज ए गवर्नमेंट एंड द एजेंसीज अपने बिल्कुल साथ में हैं बिल्डिंग के हेल्थ। ह्यूज सपोर्ट, दे गाइड यू फॉर एवरी process, every step you need assistance or guidance. तो शुरुआत तो काफ़ी आसान थी सेटअप करने के लिए इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेलिटीज़, लेकिन कोई भी बिजनेस आई थिंक शुरू करने के लिए आसान ठीक है, लेकिन उसको सस्टेन करना सबसे मुश्किल बात है जी। तो चैलेंजेस हमारे लिए सबसे बड़े जो आज भी हम फेस करते हैं स्टाफ का है। कैनबरा में हर बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है आज की तारीख में टू फाइंड स्किल्ड मैन पावर जी। तो हमारी भी शुरुआत वैसी थी, हम दो और हमारे कोई नहीं था उस टाइम पे, तो ऐसा था। तो हमने जब शुरुआत करी तो हमने रिक्रूटमेंट शुरू करी, सारी टीम हमारी बिल्कुल नहीं थी। शायद ही उसमें मुझे ध्यान नहीं कोई जिसने कभी इंडियन किचन में काम करा हो। एंड वन पॉइंट वी हैड 11 नेशनैलिटीज वर्किंग विद अस। अच्छा जी। So it was a mini world. आपके रेस्टोरेंट में इकट्ठा हो गया था जी, हाँ। ग्रेट एक्सपीरियंस, काफ़ी कुछ सीखने को मिला सबको हमें, एंड इट वाज ए ग्रेट टीम। गुड शुरुआत अच्छी हुई, एंड फिर जैसे जैसे हम सीखते गए अपना बिजनेस, हम गलतियाँ बहुत करी गलतियाँ जी, और सीखा उनसे। आज भी करते हैं गलतियाँ। आई थिंक बहुत ज़रूरी है किसी बिजनेस को सक्सेस करने के लिए, आप गलतियों से सीखें। हम जैसे सीखते गए, हम अपना ऑपरेशन चेंज करा, मॉडिफाई करा, मेन्यू चेंजेस करते गए, एंड व्हाट वी आर टुडे अगेन स्मॉल टीम, वेरी कॉम्पैक्ट, स्किल्ड एंड यंग टीम अगेन हमारे साथ है। हम उनके साथ काम कर रहे हैं। तो रेस्तरां एक तरह से आप लोगों ने कहा कुकिंग पैशन है, लेकिन रेस्तरां एक बिजनेस भी है जी। और तभी आपको लोकल बिजनेस पर्सन और बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला है। और बिजनेस के कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपने कहा स्टाफ, उसके साथ ही साथ फाइनेंस, मार्केटिंग, क्लाइंटेल एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ दिस थिंग। खाना तो अच्छा बना लो, लेकिन खाना खाने वाले आने भी चाहिए और दे भी सके पैसा। तो किस तरह से आप इन जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं बिजनेस को किस तरह से मैनेज करते हैं, और कौन सा एस्पेक्ट आपको, कुकिंग तो आपकी पैशन है तो कुकिंग तो एंजॉय करते होंगे, लेकिन कुछ एस्पेक्ट फाइनेंसेस में नहीं देखना चाहते, स्टाफ शुरू में आई थिंक फॉर एनी स्मॉल बिजनेस, स्पेशली अ फैमिली ओन्ड बिजनेस, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको एज आई से आपको अपने हाथ गंदे करने पड़ते हैं जी। यू हैव टू जंप इन टू द डीप एंड ऑफ द पूल एंड लर्न टू स्विम। जब हमने शुरू किया ना हमें यहाँ के लॉज पता थे, ना मार्केटिंग कैसे करनी है, बस ये था कि एक सपना है, बट वी लर्नड अलोंग द वे। तो वेबसाइट डेवलप करने से लेके सोशल मीडिया मार्केटिंग तक वो हमने ट्रायल एंड एरर से ही सीखा है। 5 साल तक हमने अपनी वेबसाइट खुद बनाई, खुद मैनेज किया। अब जाके थोड़ा हौसला आया है कि बिकॉज वी वांट टू डू अ फ्यू मोर थिंग्स विच इज मोर टेक्निकल इन नेचर, वो मेरी कैपेबिलिटी से बाहर है थोड़ा सा, तो वी आर गेटिंग एक्सटर्नल हेल्प टू डू दैट। बट अदरवाइज फॉर द लास्ट 5 years, स्टार्टिंग फ्रॉम, सेटिंग अप द वेबसाइट to managing it on a
डेली, क्योंकि हमारी वीकली मेन्यू भी होती हैं, तो वो अपडेट करना, मार्केटिंग ऑन सोशल मीडिया हो गया, या प्रिंट मीडिया तो हमने बहुत ही कम यूज किया है. वी ओनली यूज्ड इट ओकेजनली, कि जैसे अभी हाल ही में हमको जब अवार्ड मिला तो देयर वाज सम गुड अपॉर्चुनिटी कवरेज, so that time we've used print media, but otherwise it's been mostly social media पे ही हमारी publicity होती है. Finances and everything, I always used to say we are a two-man army. One man, one woman, if you want to be very, very politically correct. But two-person army, it was literally. Abhi bhi wahi hai. We manage everything in-house as much as possible. Of course, we have professional help by way of a good accountant and a bookkeeper who help me. But otherwise, managing it on a daily basis is something I do. The administrative aspects and the kitchen part of it, is largely Sanjay. He manages the bulk of the operations during the day, and I manage more of the creative sides. Of course, wahin pe zyada, my time goes in the administration and नेक्स्ट मेन्यू क्या होना चाहिए, उसकी रिसर्च, और थाली मेन्यू जो हमारी भोज मेन्यू जो हर हफ्ते चेंज होती है, उसकी रिसर्च में मेरा ज़्यादा टाइम अभी स्पेंड होता है. एंड देन इवनिंग्स में मैं किचन में रहती हूँ और संजय मैनेजेस द फ्लोर आउटसाइड. तो आप दोनों ने बात करी आर्मी की एनालॉजी जो होती है वो फाइटिंग की होती है. आशा है कि आप दोनों एक दूसरे से फाइट नहीं करते. नहीं बहुत करते हैं क्योंकि वो हस्बैंड और वाइफ क्या हुए जो फाइट ना करें. नहीं बोथ हस्बैंड वाइफ एंड एज बिजनेस. हमने आई थिंक कुछ डोंट रिमेम्बर किस प्लेटफॉर्म पे बात हुई थी हमारी कि डिफरेंसेस जरूरी होते हैं बिजनेस में, तभी आप डिसीजन लेंगे वो करेक्ट होएगा. तो दोनों एक दूसरे के में हाँ मिलाते रहे तो फिर सही ना भी हो तो हाँ वो गलत हो जाता है. जी. तो किस तरह से रिजॉल्व करते हैं ये सब? Whatever is best for the business. अच्छा. That's the ultimate थी कि मेरे को अच्छा लग रहा है कि इसकी गार्निश अगर लाल रंग की होनी चाहिए, सुनीता बोलते हैं नहीं पीली होनी चाहिए, लेकिन हम जब देखते हैं कि नहीं ना लाल ना पीली, गेस्ट को अगर कुछ अलग रंग अच्छा दिखता है तो लेट्स गो विद दैट. अच्छा. एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं. वी ऑलवेज सी व्हाट एक्चुअली इज प्रेफर्ड बाय आवर गेस्ट. Our preferences does matter, but eventually is our guest who is the end. Think they have to be happy. I think इस बारे में मैं ये बोलूँगी कि again agreeing with what Sanjay just said, you have to have differences of opinion. Otherwise, you don't. क्योंकि I am a very creative visual person. मैं I think big, and then Sanjay will bring me down. और वो वहाँ पे हमारी अनबन होती है कि मैं बड़ा सोचती हूँ कि ऐसा करते हैं, एंड ही विल से कि हाँ कर तो लोगे लेकिन करोगे कैसे. So he is the most लॉजिस्टिक्स क्या है. Correct. So he is the operationalization person, and I am the dreamer. आप क्लाउड पे रहती हैं, then he will bring you down on the earth. In a way, you can say that, because he is more practical. He is more grounded. He thinks through the. I think of the creative aspects and he thinks of the logistical and delivery aspects. So that's how we balance and complement each other, I think. तो लगता है कि एक अच्छी टीम है आप दोनों की, और उसकी सफलता देखने को मिल रही है रेस्टोरेंट बिजनेस में. पिछले 5-6 महीने काफ़ी मुश्किल रहे हैं कोविड की वजह से, और स्पेशली हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वाज वेरी हार्ड हिट. देखा जाए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसी पर हुआ है बिजनेस का, कोविड का. आप लोगों ने किस तरह से सरवाइव किया? जैसे बोलते हैं कि हर मुश्किल, आई रिमेम्बर, मुझे याद है कि जब अनाउंसमेंट हुई कि रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, एंड सुनीता सेड शी वाज वेरी अपसेट, वेरी डिस्टर्ब्ड, वेरी पजल्ड कि हम लोग कैसे मैनेज करेंगे. रेंट है, स्टाफ की सैलरीज हैं, घर के हाउसिंग लोन है, हम कैसे मैनेज करेंगे. सब कुछ है जैसे लाइक एनी अदर बिजनेस कि नहीं, जो हुआ है कुछ अच्छे के लिए ही हुआ होगा. लेट्स सिट डाउन एंड डू समथिंग व्हाट वी ऑलवेज डन डिफरेंट. देन
हमने सोचा कि अभी टेक अवे अलाउ करा है हमें, तो हम मेन्यू, हम तो हमारा बड़ा मेन्यू हम सारा तो नहीं कर सकते, स्टाफ भी कम हो गया, तो वी डिड वीकली मेन्यू। हर हफ्ते नया टेक अवे मेन्यू था। उससे क्या हुआ, एक तो जो हमारे रेगुलर्स थे उनको हर हफ्ते नया खाना मिला, और हम अपने ऑपरेशन वाइज हम मैनेज कर सके उतनी स्केल का। उसी टाइम पे हमने अपने फ्रोज़न करीज, फ्रोज़न मील शुरू करे, रेडी स्पाइसेस शुरू करे, रेडीमेड मसाले कि आप घर लेके जाइए, दाल वो उबाल नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, कहीं कॉलेज में जाना नहीं है, मसाले एक बनाए डाला, आपका खाना तैयार। अच्छा, काफ़ी सक्सेसफुल रहा। फ्रोज़न मील्स, फ्रोज़न करी स्पेशली, वो इंटर स्टेट तक ट्रैवल हुई है हमारी। अच्छा, लोग लेके अपने गेस्ट को देके थे, अपने फ्रेंड्स को देके जाते थे लेके जाने के लिए फ्रोज़न। आज अभी तक लोग उसकी डिमांड करते हैं कि अभी हमने काफ़ी कम कर दिया है, अच्छा, बट अभी तक लोग पूछते हैं, और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और फिर हमने डिलीवरी पहले कभी नहीं करी थी, बट जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी तो हमने डिलीवरीज भी शुरू करी। मैं खाना डिलीवर करता था। एक प्लस वी इंट्रोड्यूस की फ्री डिलीवरीज विद इन द एरिया फॉर आवर सीनियर सिटीजन्स, दोज हू कांट गो आउट, एंड इट वाज वेल रिसीव्ड। एंड मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि हम एक साथ में कनेक्शन रहा हमारे सारे गेस्ट का, उनसे मिलना होता था फेस टू फेस, हालचाल एक दूसरे का पूछते थे जी। बहुत अच्छा लगता था, और अच्छा लगा देख के कि हमारे गेस्ट कहाँ से ज्ञानबरा में आते हैं हमारे पास। अच्छा, दैट वाज ए वेरी गुड इंसाइट कि अगर कोई गेस्ट 20-25 मिनट ड्राइव करके हमारे पास खाना खाने आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं, और ये अच्छा भी लगता है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है कि कोई अपनी फैमिली के साथ इतनी दूर से आ रहा है, तो आई मेक श्योर दैट द एक्सपीरियंस इज वेल वर्थ ट्राइंग, डिसअपॉइंट ना हो। और साथ ही साथ रेस्टोरेंट में जब जाते हैं तो आप कुछ खुशियां मनाने, कुछ ओकेजन, कुछ सेलिब्रेशंस, उसमें भी जरूरी है कि वो एक्सपेक्टेशंस बनाई रखी जाए। बिल्कुल, हाँ, तो ऐसे मैनेज करा हमने, और आई थिंक वी डिड प्रीटी वेल, मैनेज करा हमने छोटे से अपनी टीम के साथ, और हमारे गेस्ट ने काफ़ी सपोर्ट करा हमें। I think so, yeah. The community has been really supportive. जी। काफ़ी फैमिलीज हमारे जो रेगुलर्स आते थे रेस्टोरेंट, उन्होंने एक ट्रेडिशन सा बना लिया था कि मतलब वेडनेसडे ये फैमिली को तो उन्होंने टेक अवे ऑर्डर करना ही है। अच्छा। या डिलीवरी ऑर्डर अगर नहीं आता था तो फिर हम हैरान हो जाते थे कि क्या हुआ, वो फैमिली क्यों नहीं आई। अच्छा। तो that's how supportive the community has been for us during that period. और उससे एक और बात हुआ कि it gave us an opportunity to think about the future of Dana. क्या होता है कि आप जब बिजनेस चला रहे होते हैं, उसकी जो डे टू डे हैसल्स होती हैं बिजनेस चलाने की, सोचने का टाइम नहीं मिलता। एंड देन आई थिंक वीव ऑलवेज अप्रोच्ड कि कोई भी मुश्किल आए हम उसको एक अपॉर्चुनिटी मान के देखते हैं कि इससे क्या हो सकता है जी। तो टू गिव यू एन एग्जांपल, जब कोविड अनाउंस हुआ, जिस रात अनाउंस हुआ उसके अगले दिन हमें 500 लोगों का, मतलब यंग टीनेज बॉयज की रेगाटा चैंपियनशिप नेशनल होती है लेक बर्ली ग्रिफिन में, उसकी केटरिंग ऑर्डर थी हमारे को 3 दिन के लिए। खाना सारा 1500 लोगों का आ चुका था, फ्रिज में बैठा हुआ था। 8:30 बजे जो फोन बजी, मुझे पता था कि ये कैंसलेशन है। They were very generous and genuinely supportive of us, but the fact is कि 1500 लोगों का खाना आप क्या कर सकते हो उसका? तो ऑफ कोर्स जितना बांट सकते थे ऑज हार्वेस्ट के थ्रू या कहाँ पे, वो हो गया, लेकिन there is a lot of restrictions on what they take. So we were left with so much of food that we said कि इसका करें क्या? And most of them were freezable. But reusable. अच्छा। तो हमने कहा कि नहीं, it has to go to a good cause. Obviously because all these petrol वगैरह बंद हो गए थे, तो we said okay, what do we do with this? We came up with a creative way of making sure it goes to a good cause. अच्छा। So वो हो गया। तो क्या किया आपने फिर? वही
there were organizations like Communities at Work जो ले सकते थे veggies and fresh produce and breads जो हम बांट सकते थे, हमने बांट दिया, और जो बाद में यूज हो सकता था हमने फ्रीज कर दिया. So those kind of things, you just at that time you don't know what to do, but बाद में सोचना पड़ता है क्या कर सकते हैं. And also जैसे मैंने कहा कि it gave us an opportunity कि अगर ऐसा आगे हुआ तो we can't just rely on this, because ये हमारे लिए bread and butter है. हमारी फैमिली इसी से चलती है, दाना से चलती है. तो it gave us an opportunity to look and think beyond just the restaurant. So we conceptualized what would have been in our plans for 2023 as a business. We brought that forward. So Dana's Pantry, उसकी announcement हमने करी है. Hopefully नए साल में हम उसको launch कर देंगे. Dana's Pantry will be meal subscription services, जहाँ पे आप weekly subscription कर सकते हैं. जितने आपको मील्स डिलीवरी चाहिए वो आप करेंगे. और ब्यूटी रहेगी इस कॉन्सेप्ट की कि इट्स नॉट जस्ट अ मील किट. मील किट मतलब आपको रेसिपीज मिलेंगे हमारे विद इंस्ट्रक्शंस, विद ऑल द इंग्रेडिएंट्स प्री कट, प्री मैरिनेटेड. आपको सिर्फ खाना पकाना है. हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके आपको खाना पकाना है. अगर आप मान लीजिए बहुत बिजी यंग फैमिली है, हफ्ते में 4 दिन पकाना चाहते हैं, लेकिन बाकी 2 दिन फ्राइडे सैटरडे या थर्सडे फ्राइडे दे वांट टू टेक इट इजी, दे डोंट वांट टू कुक. वी आल्सो हैव अ मिक्स ऑफ ready to heat and eat food, which is again what Sanjay was explaining कि जो frozen meals हमारी थी बहुत popular, वो that will be coming back. So in January, once we come back from the holidays, hopefully in February we'll launch Dana's Pantry, which is an offshoot of the difficult times that we had recently. So every difficult situation gives you an opportunity to think creatively and come up with a solution. आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया किस तरह से आपने इस डिफिकल्टी को अपॉर्चुनिटी बनाया, और कोविड ने सारी दुनिया को बहुत कुछ सिखाया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है. अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, और जैसा कि आप लोगों ने बताया कि आपने अपनी एक इनोवेटिव अप्रोच जो न केवल अपने खाने में देखने को मिलती है, आपने अपने पूरे बिजनेस में भी दिखाई. आइए फिर एक और ब्रेक लेते हैं, आपकी पसंद का एक और गीत सुनते हैं और फिर जारी रखते हैं हमारी बातचीत. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा. न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा. तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा.
बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जी हाँ, कोई बात बिगड़ जाए तो साथ देने से ही बात बनती है। और जो कहानी बता रहे थे संजय और सुनीता, और कोविड के दौरान देखने को मिला है कि साथ एक दूसरे का साथ देने से ही हम इसका मुकाबला कर पा रहे हैं। बातचीत जारी रखते हैं। आपने दाना के बारे में बात हो रही थी, और दाना नाम भी अपना एक अनयूजुअल नाम है और इसकी अपनी अलग स्टोरी भी है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या अर्थ है दान और दाना। हाँ जी, और कहानी तो है। हम जब शुरू कर रहे थे, नामकरण के लिए सोच रहे थे, तो हमने एक लिस्ट बनाई, और क्योंकि उसमें हमें 2-3 चीज़ें नहीं चाहिए थी जो was very common for Indian restaurants. Punjabi masala junction, Bollywood. So there were some words we said no, we want to stay away from those, so that because we were trying to present a different food in itself, and we wanted to make sure that identity would go through. तो बहुत कोशिश करने के बाद हमने कहा कि यू नो व्हाट, ये नाम एक ही बार रखा जाता है, तो सही रखें तो अच्छा रहेगा। तो वी एक्चुअली सॉट एक्सटर्नल हेल्प फॉर दिस। तो हम पीटर रिंग करके हैं, एक ब्रांडिंग गुरु कैनबरा के, तो उनका रेफरेंस मुझे मिला था किसी के थ्रू। उनसे मिले हम, और थोड़ा स्केप्टिकल भी थे कि मतलब हम जो करना चाह रहे हैं, जो जैसे करना चाह रहे हैं, ये हमें नाम बताएंगे, सही रहेगा नहीं रहेगा, कैसा होगा। तो वी वेंट थ्रू अ वर्कशॉप विद पीटर एंड सो पीटर ये ब्रांडिंग गुरु थे। हाँ जी, तो बड़ी काफी प्रोफेशनल अप्रोच लिया बहुत। हाँ जी, ही रन्स बिजनेस कॉल्ड एल्टीट्यूड ब्रांड्स, एंड उन्होंने एक 4.5-5 घंटे का हमने वर्कशॉप किया, जहाँ पे हम करना क्या चाहते हैं, हमारी एस्पिरेशंस क्या हैं बिजनेस को लेके, खाने को लेके, वो सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुआ, पूरा 4-4.5 घंटा चला। एंड देन ही वेंट अवे फॉर 2 वीक्स। 2 हफ्ते बोला कि 2 हफ्ते बाद मिलते हैं, एंड आई लेट यू नो मेरी थॉट्स क्या हैं। और उन्होंने 3 नाम सजेस्ट किए थे। एक पहला था अम्ब्रोसिया, हमें कुछ खास लगा नहीं। दूसरा था, हमारी पागलपंती और जुनून को देख के उन्होंने जुनून सजेस्ट किया था। वो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जुनून का क्या है कि एक वी फेल्ट इट वाज बॉर्डरिंग ऑन अ क्रिएटिव लेवल विच वाज नॉट आस। जी। और तीसरा नाम जैसे ही उन्होंने
प्रोजेक्टर पे डाला एंड वी जस्ट लुक्ड एट ईच अदर एंड वी सेड दिस इज इट, And that was दाना. तो ये दाना था कि दान? So Dana, but the root is Dan, the spirit of generosity and the spirit of giving, because that is an integral part of what Dana does and what we do, which is we always knew. I have been inspired by this organization called Karma Kitchens. तो जब शुरू करने के पहले से ही था कि जब हम अपना अपना रेस्टोरेंट होगा तो we will introduce this concept of pay it forward and pay as you like, which is the Karma Kitchen concept. And that and so many other things that we wanted to do along the way is what Peter distilled our conversations over that 4 hours workshop. And he presented this word Dana, which is got the Sanskrit meaning of the spirit of generosity and spirit of giving. दान से ही होता है. And हिंदी में जैसे बोलते हैं दाना, single seed, source of life, origin of life. शुरुआत वहीं से होती है जीवन की, दाने से. खाना पीना भी दाना पानी से ही जुड़ा रहता है. बिल्कुल. तो हमें बिल्कुल दिल के करीब था और ये इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट ब्रांड. एंड पीटर रिंग, आई हैव हर्ड हिज पॉडकास्ट रिसेंटली. तो उनसे पूछा गया था कि उन्होंने कोई 100-150 ब्रांड डेवलप करे हैं अपने करियर में, उनका सबसे फेवरेट ब्रांड क्या है? तो उन्होंने दाना का नाम लिया. अच्छा, बहुत ही सुंदर नाम है दाना. इस जहाँ तक इंडियन रेस्टोरेंट की बात होती है और क्रिएटिविटी उसमें से झलकती है, इसमें तो दो राय नहीं है. और ये क्रिएटिविटी आपके मेन्यू में भी देखने को मिलती है. आप दो की जो है इनोवेटिव अप्रोच देखने को मिलती है उस आपके मेन्यू में. आपके जो डिशेस आप लोग सर्व करते हैं, किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट में चले जाइए, वो मेन्यू आपको याद रहता है, पालक पनीर, रोगन जोश, बटर चिकन वगैरह वगैरह. लेकिन आपके रेस्टोरेंट में इस तरह की कोई वो नहीं है. उसमें हमेशा अलग का खाना, इनोवेटिव अप्रोच देखने को मिलती है. तो इस इनोवेटिव अप्रोच पहले तो बताइए कि उसके पीछे क्या है. और इसमें थोड़ा बहुत रिस्क भी होता है क्योंकि लोग जब इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वही एक्सपेक्ट करते हैं, रोगन जोश, बटर चिकन, और आप उनके सामने वो जब देखते हैं तो भौचक्के रह जाते हैं. तो अलग तरह का खाना है. तो उसमें क्या आप लोगों का अनुभव रहा है? अगेन, जैसे हमने पहले शुरुआती से ही वो एक्सपेक्टेशन मतलब तोड़ने की कोशिश की है कि देयर इज मोर टू इंडियन कुजीन एंड द रिचनेस ऑफ जो इंडियन कुजीन की है. आई कॉल इट अ कलीडियोस्कोप. आप किसी भी शहर, किसी भी मोहल्ले में चले जाएं, आपको एक यूनिक कुछ मिलेगा खाने को. इतना वास्ट और इतना कल्चरली डाइवर्स है हमारी कंट्री. तो उसको शोकेस करना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए. वी वांटेड टू रियली ब्रिंग दैट रिचनेस आउट. तो नॉर्मल मेन्यू तो है ही हमारा वेरी फोकस्ड ऑन साउथ एंड रीजनल इंडियन. अगेन, आई ऑलवेज लाइक टू से दैट इट्स ऑथेंटिक इंडियन ट्रेडिशनल रेसिपीज बट प्रेजेंटेड विद अ मॉडर्न फ्लेयर. दैट्स हाउ वी लाइक टू अप्रोच इट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे रेस्टोरेंट का जो सांबर है डोसे के साथ जो हम सर्व करते हैं, या डोसा बैटर का जो रेसिपी है, दोज आर my family's recipes, right? And तो उसमें कोई छेड़खानी नहीं होती. हाँ, जो जिस तरीके से मैंने अपनी ग्रैंडमदर को सांबर का मसाला बनाते देखा है, वो आज भी उसी तरीके से ही बनता है. हाँ, बस बेशक वी डोंट हैव द पाउंडिंग मशीन, अभी ग्राइंडर हो गया है, बट अदरवाइज द रेसिपी इज द सेम, राइट? सो द अप्रोच इज ऑलवेज बीन कि कुछ नया होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, एंड it should be something that will tell a story. जी. तो हमारा जो मेन्यू है हर 6 महीने में चेंज होता है. स्प्रिंग एंड समर मेन्यू होता है, एंड देन ऑटम एंड विंटर मेन्यू होता है. एंड उसके अलावा जो हम पिछले 4 साल से हम कर रहे हैं दाना में, विच इज़ एवरी वीकेंड दाना का थाली होता था, भोज बोलते हैं हम उसको. दाना भोज इज बेसिकली फीस्ट on a plate. And each week हम इंडिया के किसी नए प्रांत में जाते हैं, किसी नए स्टेट में जाते हैं. अगर हम स्टेट भी
मान लीजिए हम पंजाब फिर से जाते हैं 2 महीने बाद, मेन्यू वो नहीं रहेगा, कुछ और नया मिलेगा आपको खाने में. तो हम बहुत आई लव टू फोकस ऑन दी हिस्टोरिक एस्पेक्ट्स ऑफ फूड एंड सी द वेयर द कनेक्शंस आर. तो हमारे आज के मेन्यू में there are a couple of recipes which are recipes that have been lost in time. We've tried to revive them. जैसे रामपुरी तार घोष है, तो वो रामपुर रॉयल एस्टेट का एक रेसिपी है जो हमने एक ट्रिब्यूट की तरह रिवाइव किया है, ऑब्वियसली विथ मॉडर्न टेक्निक्स. वो एक रान को 24 घंटे तक पकाते हैं स्लो हीट में. हम भी उसको 24 घंटे पकाते हैं स्लो हीट में, बट यूजिंग अ मॉडर्न टेक्निक कॉल्ड sous vide. So those are the kind of things that we like to do. Bring out something unique and special every week. Every menu is different. अभी हमने जो कोविड के टाइम पे रिस्क की बात करी, एनी न्यू मेन्यू इज अ रिस्क. लेकिन जब हमने 18 महीने काम किया था इस मेन्यू पे, जब अप्रैल में जब हमें न्यू मेन्यू लॉन्च करना था, दैट्स व्हेन कोविड हिट अस. वी हैड वर्कड ऑन दिस मेन्यू वेयर वी हैड ब्लेंडेड ऑस्ट्रेलियन नेटिव इंग्रेडिएंट्स विथ आवर इंडियन रेसिपीज. तो उसको हम कॉन्फ्लुएंस मेन्यू बोलते हैं. इट वाज अ ट्रिब्यूट. तो ये भी एक अलग कहानी है कि कैसे हमने ये इंस्पिरेशन आई मुझे और संजय को. वी हैड गॉन टू टिडबिनबिला फॉर अ वॉक विद द किड्स, प्लैटिपस ढूंढने, और वहाँ के रेंजर ने हमें दिखाया कि ये पत्ता आप खा सकते हो, ये बेरी आप खा सकते हो. हम देख के हैरान हो गए थे कि 5 साल हो गए हमें यहाँ पे, and we didn't know that there are so many things that we can actually eat from our backyard. So that's where the experimentation started. We started experimenting with native ingredients and seeing कि हम इसको कैसे use कर सकते हैं. And then after almost about a year of disasters and trials, errors, and we came up with our recipes which worked very well with some ingredients, and that's what we've presented. As soon as they announced कि हाँ हम रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, चॉइस था या तो पुराना मेन्यू यूज करें या द नया मेन्यू जिसमें completely new recipes and completely new approach, which was using Australian ingredients. Again, no other Indian restaurant in Canberra has approached it that way. So we said, "Nee, let's take." We've always done, what our heart tells us is right, and we followed our heart again. तो लोग आपके गेस्ट की क्या फीडबैक रहता है उसमें? very encouraging. एंड जैसे शुरुआत करता हूँ मैं आपसे, जैसे पहले आपने बोला कि बाकी जगह मेन्यू आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है क्या ऑर्डर करना है. कुछ गेस्ट अभी भी मिलते हैं हमें कि अच्छा हमें ये दे दो. मैं कि कुछ भी नहीं है, आपने पूछा है. बोलते अच्छा फिर क्या है? मैं कि आपको हम कुछ नया दिखाते हैं. Then we show them the menu and guide them through that. We help them to understand कि it is different. And so far I think बहुत कम हुआ है कि लोग उठ के चले गए. हुआ है लोग उठ के चले गए, एक दो गए भी हैं कुछ बार, लेकिन we have converted many of them and they've become our regular, जो आते हैं कि उन्हें पता है कि कुछ नया अलग मिलता है. And that's how we have grown. And on Confluence menu के बारे में feedback was extremely positive. सबको पसंद आया जी. And they were very happy and very proud, I would say, that somebody is using the different which is land is giving to us. अच्छा. काफी ऑस्ट्रेलियन को नहीं पता है कि बुश टमाटो कैसा दिखता है, कैसे टेस्ट करता है. There are so many. हम तो सिर्फ काफी कुछ कम यूज करा है. अभी इसमें काफी चीजें जो हमने अभी तक छुई भी नहीं है. एंड आई एम श्योर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम लोग भी सीखे और नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे. हर्ब्स लाइक लेमन मर्टल, पेपरबेरीज, एनीसीड मर्टल, रोजेला, so many new things we have learned and introduced. काफी पसंद आया सबको. The other thing is also I think कि हमारे जो guests हैं we've had actually कि वो अपने पुराने मतलब एल्बम्स लेके आ जाते हैं कि मान लीजिए there was this थाली we did, हिमाचली थाली, तिब्बती थाली. तो हमारे जो गेस्ट ने बुक किया था वो एक एल्बम लेके आए थे साथ में,
और वो बैठ के एल्बम देख के खाना खा रहे थे, तो we were so surprised. अच्छा, कि मतलब है क्या ऐसी, मतलब then Sanjay was obviously on the floor and in the front of house and he spoke to them, और उन्होंने बताया कि 1969 या 1970 में वो जब ट्रैवल करते थे इंडिया, अच्छा, मतलब 6-6 महीने, एक साल लोगों ने ट्रैवल किया हुआ है. Those memories are getting revived while eating. आपका खाना टिबेटन खाना खा रहे हैं, लद्दाखी खाना खा रहे हैं, अच्छा, और कह रहे हैं कि हम सच एंड सच ईयर वी ट्रैवल्ड बाय रोड, बाइकिंग की थी हमने. अच्छा, उसका तो वो यादें ताजा हो रही है, यादें ताजा हो रही है. अपने खाने के साथ. All about memories. That's right, yeah. So it triggers beautiful memories and you create new memories when you dine out with family and friends. तो आपके जो कस्टमर्स हैं या गेस्ट हैं, उसमें इंडियंस या ऑजीज किस तरह का प्रोपोर्शन है? So we have a very very great mix. It is so good to see कि हमारे पास हमारे रेगुलर्स, the most regular family is from Japan. अच्छा, कहाँ? जापान से? जापान से. अच्छा. उनका हमारे जो इस सैटरडे था, हमारे उनके साथ 181st सैटरडे विद अस. अच्छा. उनकी बुकिंग सिर्फ वो हमें बोलते हैं सिर्फ जिस दिन नहीं आ रहे हैं, उनकी बुकिंग ऑटोमेटिक हर हफ्ते बुकिंग होती है हमारी. तो बुकिंग जब कैंसिल करनी होती तब बताते हैं. 189 थाली या भोज मेन्यूज में से उन्होंने 181 एक्सपीरियंस किए हुए. अच्छा. तो इस हफ्ते हमारी भोज नहीं है क्योंकि क्रिसमस पीरियड शुरू हो रहा है. तो संजय ने उनको बताया, तो कहते नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो खिलाओगे अच्छा ही होगा. We have a lot of regulars from Asian countries, Sri Lankan families, families from Fiji, Mauritius, Pakistan, Bangladesh, US. It's a good mix. French, it's French, not just French, Danish, German. We have a great mix of families. Yes. चलिए एक और गीत सुनते हैं. समय करीब करीब खत्म होने वाला है, लेकिन जाते जाते आपसे आपकी रेसिपीज जानना चाहेंगे इस गीत के बाद. श्योर, थैंक यू. कदर भी न इतरा के चलिए हुजूर, कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आकर न लहरा के चलिए हुजूर, कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आकर न लहरा के चलिए हुजूर, कदर भी के चलिए. कोई मन चला कर पकड़ लेगा कोई मन चला कर पकड़ लेगा, जरा सोचिए आप क्या कीजिएगा. लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, तो क्या अपनी जुल्फें झटक दीजिएगा हुजूर, इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए हुजूर, इस कदर भी ना इतरा के चलिए.
लहराया कीजिए हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए खुले आम आंचल न लहरा के चलिए हुजूर। फिल्म मासूम का यह बेहतरीन गीत पसंद था दोनों, संजय और सुनीता दोनों का ही पसंद का गीत है मेरे ख्याल से। हाँ जी बिल्कुल। अब चलते चलते आपसे दोनों से अगर दोनों बता सकें एक हमारी क्विकली जो आपकी रेसिपी हो, कोई सिंपल और यू नो जो हमारे लिसनर्स जो हैं बड़ी आसानी से कर सकें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, खास करके हम जैसे जैसे लोग जो नौसीखी हैं। तो एक्चुअली हमारा एक बहुत ही पॉपुलर डिश रहा है मलाबार चिकन, और एक हम we believe there are no secrets. The more you share the joy of cooking, it will bring that much more joy to people. So there are no secrets in our kitchens. We love to share what we do. तो मलाबार चिकन जो है उसकी कहानी ये है कि शिपिंग कंटेनर में हमने इंट्रोड्यूस किया था, और हमने एक बार मेन्यू में गुस्ताखी करी कि हमने उसको निकाल दिया, और जो हमें जो बैकलैश मिला हम स्पेशली अपने यंग गेस्ट से, जो छोटे बच्चे हैं, उन्होंने बहुत नाराज़गी दिखाई कि आपने क्यों निकाल दिया. तो it promptly came back in the next menu and we introduced our next season, and it's never left since, because we would not dare touch that one dish. Will never leave the rest, the Dana menu. So it's the Malabar chicken is our most popular chicken dish, and it's just a very very simple 4 ingredient recipe. और हमने ये सीखा है कि जितना सिंपल रेसिपी होता है उतना टेस्टी खाना होता है जी. तो मलाबार चिकन में आपको चाहिए चिकन, प्याज और 3 मसाले. आपको चाहिए सौंफ, कोकोनट मिल्क एंड थोड़ा सा मिर्च. आपकी चॉइस के हिसाब से मिर्च डाल सकते हैं आप. ग्रीन चिली इज प्रेफर्ड. अच्छा. तो यू स्टार्ट विथ द सौंफ इन हॉट ऑयल, ऐड द अनियंस. जब थोड़ा हल्का भुन जाए तो उसमें आप अपनी हल्दी और ग्रीन चिली डाल के थोड़ा और भून लें. हल्का सा टमाटर डालते हैं हम, जस्ट फॉर दी कलर एंड दी खट्टापन थोड़ा सा. एंड देन यू कुक द चिकन इन कोकोनट मिल्क. अच्छा. बस ये है हमारी छोटी सी एक रेसिपी. ब्रेस्ट फिलेट और थाई फिलेट? प्रेफरेबली थाई फिले. वी ऑलवेज प्रेफर थाई फिले रादर देन ब्रेस्ट, बिकॉज breast tends to dry out. Thigh fillet is recommended. Or agar if you like curry with bones, then thigh with the bone itself will also be a great choice. तो उसमें करी लीफ डालते हैं just for the flavoring. So it's just a 3-4 ingredients हैं उसमें. बस कितनी देर कुक करें? स्ट्यू जब तक आपकी चिकन नहीं कुक हो जाती, वी डोंट ऐड वाटर, वी कुक इट इन द कोकोनट मिल्क. अच्छा. सो ये हमारी मलाबार चिकन की रेसिपी है. बहुत आसान और बहुत हमारे जितने वेजिटेरियन लिसनर हैं वो अपनी मनपसंद वेजिटेबल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं चिकन के बदले. अच्छा. यू गेट एग्जैक्टली same great flavors with the veggies you want to put. अच्छा. वेजिटेरियन एंड चिकन दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत आसान आपने रेसिपी बताई, लेकिन बहुत ही टेस्टी, जैसा कि आपने कहा. समय करीब करीब समाप्त हो रहा है. शेफ्स कितने भी बड़े हो, हर एक के शेफ के जीवन में कभी ना कभी कुकिंग डिजास्टर्स होते हैं. हमारे जीवन में तो रोज ही होते हैं. आप लोगों की कोई स्टोरी है जो शेयर करना चाहेंगे, कभी रेस्तरां में या कहीं? अरे मेरी बहुत सारी डिजास्टर्स होती हैं, बिकॉज आई एम नॉट अ मेथड शेफ. आई लाइक टू थ्रो इन थिंग्स एज आई गो अलोंग. That's why my baking is always a disaster, I would say. अच्छा. Because baking में क्या है कि बहुत scientific है. You have to follow the recipe. अगर आप recipe follow करोगे और instructions follow करोगे तो आपकी recipe ठीक निकलेगी. तो I've had a few baking disasters at home. My daughter, she loves baking with me. तो हमारी एक आधी कपकेक्स हैं कि आप किसी के सर पे फोड़ो तो सर टूट जाए, ऐसे भी बने हैं. But otherwise, in the kitchen, as a restaurant,
I can remember one incident in the container days. मेरे दही वड़े काफ़ी फेमस हुआ करते थे और my first, I don't know, I think we had a young new apprentice help and उनको मैंने वड़े देखने के लिए बोला कि जब ब्राउन कलर हो जाए तो निकाल देना और मैं किसी और काम में लग गई थी तो उसने ब्राउन कलर होते ही निकाल दिया था विदाउट चेकिंग कि वो अंदर से पका है कि नहीं पका है. तो आई स्टिल रिमेम्बर एक बैच ऑफ वड़े जिसमें बाहर से तो बहुत सुंदर लग रहे थे लेकिन अंदर से एकदम कच्चे थे. तो वो एक याद है मुझे कि बहुत ही बड़ा डिजास्टर था हमारे लिए फ्रॉम अ कस्टमर गेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू कि हमने कच्चे वड़े खिला दिए कस्टमर. पहले ब्यूटी ऑफ दही वड़ा इसकी आपको उसको सोक करना पड़ता है. सोक करने के बाद आप दही में डालते हो तो जब हाथ से आप उसको तोड़ते हो तो तब देखा मैंने कि ये क्या है, दही तो नहीं लग रहा, ये कुछ और. तो इस तरह की कहानियां होती रहती हैं. बिल्कुल नहीं, आई थिंक किचन के हर किचन कोई सी भी कुजिन की किचन हो, सबके अपने अपने रंग और महक के जलवे होते हैं. अच्छा. और वही किचन की खूबसूरत है कि शेफ काम करते हैं अपनी पूरी मेहनत से. और दोज मेमोरीज आई थिंक वो याद रखते हैं, अपने स्टाफ के साथ शेयर करते हैं जब बैठते हैं, जब बैठने का मौका मिलता है. जी. चलिए, आप लोगों के साथ बात करके काफ़ी आनंद आया और आपने अपनी कहानी जो सुनाई वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी कहानी थी आप लोगों की. आप यहाँ पर आए, अपना समय निकाला यहाँ पर काफ़ी, और हम अपनी कहानी आपने शेयर करी, रेसिपी शेयर करी अपनी, और अलग एनेक्डोट्स वगैरह भी बताए. हम आपके आगे उसके दाना और साथ ही साथ आपके दोनों के भविष्य के लिए बहुत अच्छी शुभकामनाएं देते हैं और आशा है कि आप इसी तरह से सफलता की सीढ़ियाँ चलते रहें. अवार्ड्स तो काफ़ी जीते हैं, लगता है कि और आगे भी शायद अब इंटरनेशनल अवार्ड्स का भी समय आएगा. Amen to that. Oh, yes, definitely. We very positive for 2021 year to come. Hopefully, as a Dana's Pantry is a new line which we are very excited. कोशिश हमारी पूरी यही है, उसको हम नए रूप में नई तरह से प्रेजेंट करें अपने कैनबरा कम्युनिटी में. काफ़ी एक्साइटेड है हमारे गेस्ट, दे आर ऑल वेटिंग कि हाँ जी, दाना की तरफ से कुछ और नया मिलने वाला है. जी, धन्यवाद. आप हमेशा आपसे नया मिलता ही देखने को मिलता रहता है. आप दोनों का, संजय और सुनीता, आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद इस समय के लिए. थैंक यू. थैंक यू. आपकी पसंद के एक गीत के साथ ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं. धन्यवाद दोस्तों. फिर आपसे मुलाकात होगी मंगलवार को शाम को 7 से 8 तक और रविवार को 10 से 12 FM 91.1 पर. रेडियो मनपसंद ऐप पर आप हमें 24 घंटे और 7 दिन सुन सकते हैं. अपना दिल तो आवारा